नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, सबका स्वागत है। और पूरे 4 मिनट हम लोग लेट हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। हालांकि मैं पूरी तरह से 7:30 बजे ही आप लोगों के सामने पेश होने के लिए तैयार रहता हूं। तो सभी साथियों का एक साथ स्वागत कर लेता हूं, जूम के साथियों का स्वागत कर लेता हूं, यूट्यूब के साथियों का स्वागत कर लेता हूं। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2022 और 20 जनवरी 1947 को क्या हुआ उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा के जो 12 सत्र हुए, उसमें जो दूसरा सत्र है, दूसरे सत्र में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग हूबहू चर्चा करेंगे साथियों। 20 जनवरी 1947 से लगाकर 25 जनवरी 1947 को जो कुछ हुआ उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे सब साथी लोग जुड़ चुके हैं यूट्यूब और जूम के साथी। कई सारे मैसेजेस हैं मेरे सामने, अलग अलग राज्यों से नमस्कार कह रहे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। और क्लियर कर चुके हैं पहले से कि जो लिंक पर जो ध्यान रखेगा, जो लिंक आएगा फीडबैक का, जो फीडबैक भरकर देगा उसी को प्रमाण पत्र मिलेगा। ये बिल्कुल हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कल ही आप लोगों को बात बता दी, इन सारी बातों को रिपीट नहीं करना है। इसी वजह से तो कल एक्स्ट्रा टाइम लिया है। अब सारी बातें रिपीट नहीं होगी। मैंने फॉर्म भरा, मैंने फॉर्म नहीं भरा, लिंक मुझे मिला, पूरी तरह से आप कंसंट्रेट होकर देखें। सारी चीजों का रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साथियों 20 जनवरी 1947 संविधान सभा के दूसरे सत्र का पहला दिन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जरा देखिएगा क्या हो रहा है। खंड 2 पुस्तक संख्या 1 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 संविधान सभा का दूसरा सत्र आपके सामने। भारतीय संविधान सभा के विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण किसने प्रकाशन किया? लोकसभा सचिवालय। यानी इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भारत की लोकसभा ने इसका प्रकाशन किया है, लोकसभा के सचिवालय ने इसका प्रकाशन किया है। 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 संविधान सभा के दूसरे सत्र पर हम लोग चर्चा अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। जरा देखिएगा, भारतीय संविधान सभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उपाध्यक्ष के रूप में अब आपको नाम दिखाई दे रहा है डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष के रूप में अब आपको आज नाम दिखाई दे रहा है डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। इससे पहले आपको दिखाई नहीं दिया था। क्यों नहीं दिखाई दिया था? क्योंकि इससे पहले उपाध्यक्ष नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। उपाध्यक्ष अभी आ रहे। फिर देखिए लिखा संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। फिर सचिव लिखा हुआ है श्री H.V.R. अयंगर साहब। फिर उप सचिव लिखा है श्री R.K. रामध्यानी जी और श्री B.F.H.B. तैयब जी। अवर सचिव खान बहादुर S.G. हसनैन। सहायक सचिव K.V. पदमनाथन और मार्शल सूबेदार मेजर हरबंस राय जेद का। ये सब डिटेल के साथ हम अपनी बात को प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय विधान परिषद लिखा हुआ आ रहा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी संविधान सभा के लिए जिस शब्द का प्रयोग संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा लगातार किया गया है वह है विधान परिषद। आप लोग ये भी जानते हैं कि संविधान सभा में लगातार संविधान के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था वह विधान बोला जाता, उसको हम लोग संविधान कहते। संविधान सभा को विधान परिषद कहा जाता था। सोमवार 20 जनवरी 1947 यानी उस दिन सोमवार है, भारतीय विधान परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में दिन के 11 बजे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुरू हुई। सुबह 11 बजे बैठक स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि संविधान सभा की जिस दिन बैठक होती है उस दिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो सबसे पहले आह्वान ये करते हैं कि कोई नया सदस्य अगर बैठक में भाग लेने के लिए आया है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो आए और रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर कर ले। आज आपको देखना है कि हमारी संविधान सभा की इस बैठक में कौन आ रहा है हस्ताक्षर करने के लिए। तो जरा देखिएगा, परिचय पत्रों को देना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। नीचे लिखे में मेंबरों ने अपने परिचय पत्र दिए और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। 2 मेंबर आ रहे हैं 20 जनवरी 1947 को। नाम है डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरा नाम है श्री बालकृष्ण शर्मा। दोस्तों, एक बात
पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि H.C. मुखर्जी जो बाद में संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनने वाले हैं, वे डॉक्टर H.C. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम सत्र में नहीं थे। वो मेंबर आज ही बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर H.C. मुखर्जी और श्री बालकृष्ण शर्मा संविधान सभा के मेंबर के रूप में आज आ रहे हैं और अपना परिचय पत्र भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। फिर देखिएगा, आप लोग जानते हैं हमारी संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच, उस प्रथम सत्र पर कई सारे आक्षेप लगाए गए और आक्षेप लगाने वाले लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने आक्षेप इस वजह से लगाया कि मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया जा रहा था, देशी रियासतों का अभी तक प्रतिनिधित्व हुआ नहीं था और इसके बावजूद भी संविधान सभा की बैठकें हो रही थी। ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी और खासकर इंग्लैंड की जो सरकार थी, वहां पर जो विपक्ष के जो लोग थे, वो संविधान सभा की बैठकों की लगातार आलोचना कर रहे थे। उन्हें कैसे हजम हो सकता है, क्योंकि वे लोग तो लगातार ये कह रहे थे कि भारतीय कभी भी किसी एक बात पर सर्वसहमत नहीं हो सकते। हम लोगों ने उनकी बातों को जुटलाते हुए, उनके लाख चाहने के बावजूद भी हम लोगों ने संविधान सभा की बैठकें शुरू कर दी और हमने प्रथम सत्र पूरा भी कर लिया। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी हमने इस दौरान कर लिए। ये बात उनको पच नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया? हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हमारी संविधान सभा के प्रतिनिधियात्मक स्वरूप पर कई सारे आक्षेप लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। संविधान सभा में जो मेंबर्स नहीं थे उनको भड़काना शुरू कर दिया और किस तरह से भड़काया उस बारे में हम लोग संकेत कर रहे हैं। ये जो आक्षेप जो लगाए गए उसका जवाब दे रहे हैं हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथियों, आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा को किसी ने हिंदुओं का संगठन कहा, किसी ने एक जाति का संगठन कहा, तो किसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी का संगठन कहा। जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये जो जवाब है कई सारी भ्रांतियों को दूर करेगा। हमारे संविधान पर जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, हमारी संविधान सभा पर जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उन सब का जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस वक्तव्य से मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे। विधान परिषद के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में पार्लियामेंट में लगाए गए अभियोगों पर अध्यक्ष का वक्तव्य, यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उस ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हमारे संविधान सभा के प्रतिनिधियात्मक स्वरूप के बारे में जो कुछ कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बारे में कह रहे हैं अध्यक्ष, काम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों के बारे में 2 वक्तव्य देना चाहता हूं। पिछली दिसंबर को कॉमन सभा, जो कि इंग्लैंड की संसद का एक भाग है, पिछली दिसंबर को कॉमन सभा और लॉर्ड सभा में कुछ ऐसे बयान दिए गए जिनमें इस असेंबली के पिछले अधिवेशन के प्रतिनिधि स्वरूप को अपमानित किया गया। इस संबंध में जो लोग बोले उनमें मिस्टर चर्चिल और विस्काउंट साइमन शामिल है। आप लोग जानते हैं कि साइमन और चर्चिल बहुत बड़े आलोचक थे भारत की संविधान सभा के। मिस्टर चर्चिल ने कहा कि यह असेंबली जिस रूप में पिछली बार सम्मिलित हुई थी, इसमें हिंदुस्तान की केवल एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व हुआ था। आप जानते हैं चर्चिल हमेशा यह कहते रहे हैं कि भारत की जो संविधान सभा है उसमें एक जाति का प्रभुत्व है, और साइमन हमेशा यह कहते रहे हैं कि संविधान सभा जो है वो हिंदुओं का संगठन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं? मिस्टर चर्चिल ने कहा कि यह असेंबली पिछले जिस रूप में पिछली बार सम्मिलित हुई थी, इसमें हिंदुस्तान की केवल एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व हुआ था। साइमन ने इसे कुछ और अधिक स्पष्ट कर दिया और कहा कि यह असेंबली हिंदुओं की एक सभा है। वे आगे चलकर पूछते हैं कि क्या दिल्ली में होने वाले स्वर्ण हिंदुओं की इस सभा को सरकार अपने अर्थ में विधान परिषद समझना चाहिए? साइमन और चर्चिल ब्रिटेन की सरकार को यह पूछते हैं, क्योंकि दोनों विपक्ष के लोग हैं, ब्रिटेन की सरकार को यह पूछते हैं कि दिल्ली में स्वर्ण हिंदुओं की एक सभा हो रही है, उस स्वर्ण हिंदुओं की जो सभा है, वो जो संविधान बनाने जा रही है, क्या उसे आप संविधान सभा मानेंगे? ये चर्चिल और साइमन अपनी यानी ब्रिटेन की सरकार से पूछ रहे हैं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं? ये दोनों सज्जन उत्तरदायित्व के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं और हिंदुस्तान के मामलों में इनका बहुत काल तक संबंध रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मिस्टर चर्चिल और
जो साइमन है, ये दोनों अपने देश में सर्वोच्च पदों पर रहे, साथ ही साथ इन दोनों का संबंध भारत के साथ भी निकटता कर रहा है, बहुत लंबा समय इन्होंने भारत में बिताया, इसके बावजूद भी वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं चाहे वर्तमान राजनीतिक वाद विवाद के संबंध में उनका जो भी मत हो, अब चूंकि आप लोग विपक्ष में आ गए हैं वहां पर, इसलिए हमारी आलोचना कर रहे हैं। वर्तमान समय में आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन जो वास्तविकता है उससे तो मना मत करो यार। मुझे विश्वास है कि वे ऐसे बयान नहीं देना चाहेंगे जो वस्तु स्थिति के बिल्कुल विपरीत हो और जिनसे दृष्टतापूर्वक अनुमान निकाले जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि जिन लोगों ने अपने देश में सर्वोच्च पदों पर काम किया है, जिन लोगों ने भारत की परिस्थितियों को बखूबी देखा है, वो इस प्रकार के बयान अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से दे रहे हैं। ये दृष्टतापूर्ण प्रयास है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्यों को कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। फिर कह रहे हैं इस कारण मैं इस अवसर पर रस्मी तौर पर सच्चे हालात बता देना आवश्यक समझता हूं। इस कारण से मेरे लिए यह जरूरी हो गया है कि वास्तविक हालात संविधान सभा के क्या है उसके बारे में सच्ची बातें, वास्तविक बातें बताना मेरे लिए आवश्यक हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक अधिवेशन में 296 सदस्य भाग लेने वाले थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि संविधान सभा के प्रारंभिक अधिवेशन में 296 सदस्य भाग लेने थे। 296, आप कहेंगे 296 कहां से आ गया, 389 था ना। अरे भाई 389 था, कौन मना कर रहा है, 389 था। लेकिन जो 93 जो मेंबर्स थे देशी रियासतों के, देशी रियासतों का तो भविष्य तय हुआ ही नहीं था, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देशी रियासतों की ओर से संविधान सभा में कौन प्रतिनिधि जाएगा ये तो तय नहीं हुआ था, तो 93 मेंबर को निकाल दीजिए, पीछे बचे 296। और 296 में भी आप लोग जानते हैं 292 सदस्य प्रांतों से आने थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आने थे, तो कुल मिलाकर 296 मेंबर आने चाहिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक अधिवेशन में 296 मेंबर भाग लेने वाले थे, परंतु उनमें से 210 मेंबर आए। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 210 सदस्यों ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी उस समय 207 सदस्यों ने भाग लिया। 9 दिसंबर से लगाकर 23 दिसंबर तक प्रथम जो अधिवेशन चला 15 दिन, उसमें टोटल 210 लोगों ने भाग लिया। ऐसा खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं 20 जनवरी 1947 को। 207 से 210 कैसे हो गए आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 1946 को विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा की एक मेंबर बनी, तो 207 से 208 हो गए। और आप लोग यह भी जानते हैं कि 21 दिसंबर को राजकुमारी अमृता कौर और पद्मपत सिंघानिया जी संविधान सभा के मेंबर बने, तो 208 में 2 जोड़ दे तो कितने हो गए, कितने हो गए, 210 हो गए ना, तो 210। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यही कह रहे हैं कि 296 मेंबर को भाग लेना था, लेकिन 210 मेंबर आए। इन 210 मेंबर में से 155 हिंदू थे, 30 परिगणित जातियों से थे, परिगणित यानी दलित जातियों से थे, फिर 5 सिख मेंबर थे, 6 देसी ईसाइयों के मेंबर थे, पिछड़ी हुई जातियों के 5 मेंबर थे, एंग्लो इंडियन 3 मेंबर थे, पारसियों के 3 मेंबर थे और मुसलमानों के 4 मेंबर थे। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू है, सिख है, ईसाई है, एंग्लो इंडियन है, पारसी है, दलित है, मुस्लिम भी है, इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि संविधान सभा स्वर्ण हिंदुओं का संगठन है। बिल्कुल गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। आगे जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए, इसके लिए हम सबको खेद है, लेकिन जो आंकड़े मैंने दिए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के अलावा हिंदुस्तान की हर एक जाति के प्रतिनिधि, चाहे जिस पार्टी से उनका संबंध रहा हो, इस असेंबली में आए। और इस असेंबली को हिंदुस्तान की एक ही बड़ी जाति की प्रतिनिधि कहना या हिंदुओं की एक सभा कहना या स्वर्ण हिंदुओं की सभा कहना वस्तु स्थिति को बिल्कुल गलत तरीके से रखना है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। मेरे ऐसे मित्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस लिख रहे हैं, यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं या अपने स्टेट पीएससी का मेंस लिख रहे हैं, जब कभी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा
को हिंदुओं का संगठन कहना कहां तक उचित है, संविधान सभा को एक जाति का संगठन कहना कहां तक उचित है, संविधान सभा को एक पॉलिटिकल पार्टी का संगठन कहना कहां तक उचित है, आप जवाब दीजिएगा। जवाब आप अपनी तरफ से भी दीजिएगा और जवाब 20 जनवरी 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में जो दिया वो जवाब आप हूबहू लिख दीजिएगा। आपके प्रश्न में निखार आ जाएगा, तथ्यात्मकता के साथ जवाब दीजिएगा और बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी तरह का जवाब दिया है। फिर देखिएगा दूसरा जो काम स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोगों ने पहला सत्र की बैठकों को हूबहू अगर देखा हो तो आपको याद होगा कि अंतिम दिनों में, प्रथम सत्र के अंतिम दिनों में स्टीयरिंग कमेटी यानी संविधान सभा की जो कार्य संचालन समिति थी उसके गठन की बातें की जा रही है। कार्य संचालन समिति में कितने लोग होंगे उसको लेकर चर्चा की जा रही थी और उसी समय डॉक्टर जयपाल सिंह जी नाम से परिचित है। डॉक्टर जयपाल सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी, और हमारे संविधान सभा में एक बहुत ज्यादा सक्रिय व्यक्ति, जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति डॉक्टर जयपाल सिंह जी, वही डॉक्टर जयपाल सिंह जी जिनके नेतृत्व में हमने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था 1928 में एम्स्टर्डम में, शायद आप लोगों को याद होगा। डॉक्टर जयपाल सिंह जी ने कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई थी, अगर आपने पहला सत्र बहुत ढंग से अंतिम दिनों का देख रखा हो तो। डॉक्टर जयपाल सिंह जी ने कहा कि कैबिनेट मिशन ने स्टीयरिंग कमेटी के बारे में क्या कहा और हमारे सामने जो कागज प्रस्तुत किया गया उसमें क्या लिखा, थोड़ा सा अंतर है। तो इस बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था, अगर आपको याद हो, कि मैं बहुत जल्दी ही इस बारे में आपको स्पष्टीकरण दे दूंगा, सही ढंग से कागज देखकर क्या अंतर आ गया उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण दूंगा, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय कहा था। अब वो दिन आ गया है जब वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हिंदुस्तान में प्रकाशित, हिंदुस्तान एक अखबार है, हिंदुस्तान में प्रकाशित मंत्रिमंडल के 16 मई 1946 के बयान और मेंबर को दी गई एक पुस्तिका के रूप में जो भिन्नता है, उस भिन्नता के बारे में मुझे एक बात कहनी है। वो कह रहे हैं कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने जो वक्तव्य दिया और हिंदुस्तान में जो खबर छपी, उन दोनों में जो अंतर है उस संदर्भ में अब मेरा वक्तव्य सुन लीजिएगा। मेरा मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। क्या कह रहे? अध्यक्ष साहब, सदस्यों को याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर संविधान सभा में जो वाद विवाद हो रहा था, उस सिलसिले में मिस्टर जयपाल सिंह ने यह बताया था कि मंत्रिमंडल का 16 मई 1946 का जो बयान है, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मिशन की बात कर रहा हूं, जो बयान है वह हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ और जैसा कि उसे असेंबली के दफ्तर ने पुस्तिका के रूप में बांटा, उसमें भिन्नता है। जिस भिन्नता का हवाला दिया गया वो बयान के पैराग्राफ 20 में है। उनकी यह शिकायत थी कि जो बयान हिंदुस्तान में पहले प्रकाशित हुआ उसमें संबंधित हितों का पूरा प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है और हमने दोबारा जिस रूप में छापा उसमें उचित प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने प्रथम सत्र के अंतिम दिनों में चर्चा करते समय डॉक्टर जयपाल सिंह जी के उस कथन को कोट किया था कि डॉक्टर जयपाल सिंह जी ने कहा कि कैबिनेट मिशन के जो दस्तावेज है उसमें लिखा हुआ है पूरा प्रतिनिधित्व, जो दलित है, जो जनजातियां है, उनका पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और आपने जो हमें पुस्तिका दी है उसमें आपने लिख दिया उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आप शब्दों का खेल देखिए, यही संविधान सभा की खूबसूरती है और यही भारतीय संविधान की भी खूबसूरती है। इस ब्यूटी को आपको पहचानना पड़ेगा। एक शब्द ने सारा पानी लाना, एक शब्द ने पानी पड़ा है, एक शब्द ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। और वो शब्द कौन सा है? पूरा प्रतिनिधित्व या उचित प्रतिनिधित्व। ये जो बारीकियां हैं, ये जो खूबियां हैं, ये आपको समझनी चाहिए। और जिस तरह से आप सुबह सुबह इस वर्कशॉप से जुड़े, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संविधान में बहुत आस्था तो है ही है, साथ ही साथ आपको संविधान में अपनी समझ जो विकसित करनी है उसकी लालसा भी है। लिखा पूरा प्रतिनिधित्व और आपने हमको जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें लिख दिया उचित प्रतिनिधित्व। पूरा परिदृश्य बदल गया। भारत सरकार के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिन्होंने हिंदुस्तान में बयान को शुरू में प्रकाशित किया, पूछने पर बताते हैं कि वह ठीक उस प्रति के अनुरूप छापा गया जो कैबिनेट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर से प्राप्त हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं। मिस्टर जयपाल सिंह ने जो भिन्नता बताई केवल वही नहीं है, कुछ और भी भिन्नता है। वो कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि मैंने सब संबंधित जो कार्यालय हैं उनसे आंकड़े जुटाए हैं और डॉक्टर जयपाल सिंह जी जो कह रहे हैं कि
पूरा प्रतिनिधित्व की जगह पर उचित प्रतिनिधित्व शब्द लिख दिया गया, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मैंने ये देखा है कि डॉक्टर जयपाल सिंह जी ने जो कहा है वो तो अंतर है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर है जिसको भी हम लोगों ने निकाला है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। इसके बाद में अगर आप लोगों को याद हो तो संविधान सभा के प्रथम सत्र के अंतिम दिनों में संविधान में जो समितियां बनने जा रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है कार्य संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। उस स्टीयरिंग कमेटी पर अब विचार विमर्श होगा। स्टीयरिंग कमेटी में मेंबर कितने होंगे, स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी, हिंदी में कहते हैं कार्य संचालन समिति। अब स्टीयरिंग कमेटी पर विचार विमर्श हो रहा है। स्टीयरिंग कमेटी के बारे में प्रस्ताव। अब कार्यक्रम का दूसरा विषय श्री सत्यनारायण सिन्हा का प्रस्ताव है, ऐसा अध्यक्ष कह रहे हैं। श्री सत्यनारायण सिन्हा कह रहे हैं, सभापति महोदय मेरे नाम से जो प्रस्ताव है उसे मैं पेश कर रहा हूं। किसके बारे में है, स्टीयरिंग कमेटी यानी कार्य संचालन समिति के बारे में। क्या प्रस्ताव है जरा देखिएगा। यह निश्चय किया जाता है कि यह असेंबली संविधान सभा के नियमों के नियम 40 में बताए गए तरीकों के अनुसार अध्यक्ष के अलावा उन 11 सदस्यों को चुनने का काम शुरू करती है जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर होंगे। यानी कार्य संचालन के संदर्भ में जो समिति बन रही है उस समिति में संविधान सभा के अध्यक्ष के अलावा कुल और 11 सदस्य होंगे, ऐसा वो प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान आपकी आज्ञा से मैं इस सभा के सामने इस कमेटी के बारे में जो नियम बनाए हैं उन नियमों को मैं पढ़ना चाहता हूं और इन नियमों को पिछले अधिवेशन में हमने स्वीकार किया था। यह असेंबली समय समय पर ऐसे तरीके से जिसे वह उचित समझे 11 मेंबर के अलावा 8 अतिरिक्त मेंबर को भी चुनेगी, जिनमें से 4 मेंबर देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। यानी स्टीयरिंग कमेटी जो बन रही है, कार्य संचालन जो समिति बन रही है, उसके अध्यक्ष तो होंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। इसके अलावा 11 मेंबर और होंगे और 8 मेंबर और लिए जा सकेंगे। जो 8 मेंबर लिए जाएंगे उनमें से 4 मेंबर देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे। ऐसा सत्यनारायण सिन्हा स्टीयरिंग कमेटी के बारे में प्रस्ताव रखते हुए कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, अध्यक्ष पद की हैसियत से स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर होंगे और पद की हैसियत से वे उसके सभापति भी होंगे। इसलिए आप लोग जानते हैं जब कभी भी संविधान सभा की विभिन्न समितियों के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम कई जगह पर आपको दिखाई देता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। और वो क्यों थे इसके अध्यक्ष, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। क्यों थे, क्योंकि वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या नियम बन रहा है, अध्यक्ष पद की हैसियत से स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर होंगे और पद की हैसियत से उसके सभापति भी होंगे। कमेटी अपने मेंबरों में से किसी मेंबर को उपसभापति निर्वाचित करेगी। इसका मतलब आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट क्लियर है और कभी प्रश्न आ गया कि फला समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य संचालन समिति, नियम समिति, ये वो समितियां हैं जिनका अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाता था जो खुद संविधान सभा का अध्यक्ष है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कभी कथन और कारण में प्रश्न आ गया तो कभी कथन और कारण में प्रश्न आ गया तो कथन, जरा सुनिएगा, यूट्यूब वाले और जूम वाले दोनों सुनिएगा। कथन, क्या कथन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कथन, कारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। आंसर क्या है, आंसर एक है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष इसलिए थे क्योंकि वे संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो रही है। फिर कमेटी कार्य क्या करेगी, तो कमेटी के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया कि असेंबली में एक सेक्रेटरी होगा जो स्टीयरिंग कमेटी का भी सेक्रेटरी होगा। इस प्रकार से यह बात कही गई। फिर जो प्रस्ताव सत्यनारायण सिन्हा ने रखा, कल कभी यह भी तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी के संदर्भ में प्रस्ताव किसने रखा था, सत्यनारायण सिन्हा ने प्रस्ताव रखा था। और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, श्री मोहनलाल सक्सेना, जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं। वो कहते हैं मैं इसका समर्थन करता हूं। फिर अध्यक्ष आप बोलते हैं, क्या कोई मेंबर इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं, क्योंकि कोई सज्जन नहीं बोलना चाहते, इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर सभा का वोट लूंगा। और फिर प्रस्ताव क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। यानी स्टीयरिंग कमेटी
के बारे में जो भी बातें थी उन सब को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह आह्वान किया था कि इस प्रस्ताव पर कोई बोलना चाहता है, कोई भी सदस्य नहीं बोला, तो उन्होंने कहा कि चलो हम वोट करवाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में स्टीयरिंग कमेटी के बारे में जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अब अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे माननीय मेंबर को यह सूचित करना है कि आज 5 बजे तक नोटिस ऑफिस में स्टीयरिंग कमेटी के लिए नाम आ जाने चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव अंडर सेक्रेटरी के कमरे में, कमरा नंबर 24, सतह की मंजिल, काउंसिल हाउस में 21 जनवरी को 3 से 5 बजे तक के बीच होगा। स्टीयरिंग कमेटी के जो व्यक्ति सदस्य बनना चाहते हैं वे फॉर्म भर सकते हैं आज शाम की 5 बजे, यानी 20 जनवरी 1947 को शाम की 5 बजे तक स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर बनना चाहता है वो फॉर्म भर सकता है। और कमेटी में मेंबर कितने बनने? 11 मेंबर बनने, बिल्कुल अभी मैंने बताया था। अगर चुनाव करवाने की आवश्यकता हुई तो कल यानी 21 जनवरी को कमरा नंबर 24 3 से शाम को 5 बजे के बीच में चुनाव होगा। अगर चुनाव करवाने की आवश्यकता हुई तो 21 जनवरी को यानी कल 3 से 5 बजे के बीच में चुनाव करवाया जाएगा। तो जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो आज 20 जनवरी की शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं स्टीयरिंग कमेटी के लिए, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। ये सब बातें नोट करने योग्य है। कल जब आएगा 21 जनवरी तो आपके सामने कुछ नए तथ्य आएंगे इस संदर्भ में, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि प्रथम सत्र में जो काम अधूरा रह गया, प्रथम सत्र में कौन सा काम अधूरा रह गया? वैसे उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। आप लोग जानते हैं डॉक्टर M.R. जयकर साहब और डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत में पारित करने के संदर्भ में कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई थी और उसके बाद में संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा को हम लोग स्थगित कर रहे हैं। याद है, आज चूंकि दूसरा सत्र की प्रथम बैठक है, आज वो जो उद्देश्य प्रस्ताव पर जो चर्चा अधूरी रह गई उस पर चर्चा फिर शुरू हो रही है। उद्देश्य प्रस्ताव के लिए जिस शब्द का प्रयोग यहां मैं करने जा रहा हूं वो है लक्ष्य मूलक प्रस्ताव। लक्ष्य मूलक कहिए, उद्देश्य प्रस्ताव कहिए, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं क्या बातें रखना चाह रहा हूं? उद्देश्य प्रस्ताव पर अब विचार करने के लिए आएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत एकदम हूबहू मैं उनका भाषण आपके सामने रखूंगा ताकि सारी तस्वीर साफ हो सके। एक इसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में पी.के. सेन साहब आएंगे, नगाता साहब आएंगे, बालकृष्ण शर्मा जी आएंगे, खूब सारे लोगों के विचार हम लोग जानेंगे। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अलगू राय शास्त्री के विचार हमको जानने बहुत जरूरी है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो जरा देखिएगा, अध्यक्ष बोल रहे हैं अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिछले अधिवेशन में पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस शुरू करेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने। आप लोग ये भी जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिल चुका है। ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जिन्होंने, उनके जो विद्यार्थी जब उनके पास आए कि हम सर आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही ये कहा था कि मेरा बर्थडे मत मनाओ, आप इसे टीचर्स डे के रूप में मनाओ। क्योंकि आप लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत अच्छे शिक्षक भी थे, फिलॉसफी के बड़े जबरदस्त विद्वान थे। जब संविधान सभा के संदर्भ में हम लोग ये तथ्य आपके सामने रख रहे हैं तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे संविधान को बनाने वाले जो लोग हैं वो कितने बड़े विद्वान थे। आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब यहां बयान पढ़ेंगे, जब उनका जो भाषण आप जब सुनेंगे तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन उच्च कोटि के विद्वान थे, फिलॉसफी के जबरदस्त विद्वान थे और हिंदू धर्म से संबंधित उनकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बोल रहे हैं,
एक लंबा सा भाषण है, मैं आपके सामने हूबहू रखना चाहता हूं ताकि आपकी कई सारी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े हर्ष से यह सिफारिश करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। संशोधनों की जो सूची पेश की गई है उसे मैं देखता हूं 3 अलग अलग सवाल उठाए गए हैं। क्या क्या सवाल उठाए गए आप लोग जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पारित मत करो, मुस्लिम लीग का इंतजार करो, देशी रियासतों का इंतजार करो, उचित उद्देश्य प्रस्ताव में देशी रियासतों को नाराजगी हो जाएगी क्योंकि उसमें गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया। आप लोग जानते हैं देशी रियासतों में राजतंत्र सिस्टम हुआ करता था। ये इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जो रखे गए। फिर वो कह रहे हैं, मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकार की यह घोषणा आवश्यक है। ऐसे लोग भी जो हिचकिचाते रहते हैं या जिन्हें इस संविधान सभा के कार्य से अत्यंत दुराशा है, ऐसे लोग भी हैं जो दृढ़ता से कहते हैं कि मंत्रिमंडल की योजना के अंतर्गत देश में ना तो वास्तविक एकता को स्थापित करना संभव होगा और ना सच्ची स्वतंत्रता या आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करना। वे हमसे कहते हैं कि उन्होंने पिंजरे के अंदर गिलहरियों को घूमते हुए देखा है और यह कि मंत्रिमंडल के बयान की चौधरी के अंदर हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हम उन क्रांतिकारी परिवर्तनों को कर सके जिनकी ओर देश बढ़ रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये ऐसे बंद करवा दीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारे प्रति आशंकाएं प्रकट कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि आपको एक पिंजरा दे दिया गया है और उस पिंजरे में आपकी स्थिति गिलहरी की भांति है, मैं उन सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यह उद्देश्य प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं। ये फोटो हटाइए। अंग्रेजों ने राजतंत्रात्मक एक तंत्र को इसी तरह खत्म किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी आरंभ में सीधी चोट द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिन जिन देशों में स्वतंत्रता मिली है वहां वहां क्रांतियां हुई है, वो ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अवसर से लाभ उठाया जाता है, वे अपने लिए अवसर पैदा करते हैं। हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है और इससे लाभ उठाकर हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे तरीकों को काम में लाकर जो पहले इतिहास में कभी काम में नहीं लाए गए, हमारे लिए अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों को पूरा करना संभव है या नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि हम देश की आजादी का जो आंदोलन लड़ रहे हैं वो एक ऐसा तरीकों से लड़ा जा रहा है जो दुनिया में कहीं पर भी अपनाया नहीं गया। दुनिया के अलग अलग देशों का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने फ्रांस का उदाहरण दिया, उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया, उन्होंने फासिस्ट और नाजी क्रांतियों का उदाहरण दिया और कहा कि हमारा तरीका अलग है, हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने का तरीका अलग है और दुनिया हमको देख रही है कि क्या हम इस तरीके से भी आजादी प्राप्त कर सकते हैं क्या। ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं अपने लक्ष्य के विषय में कहूंगा, हम ये निश्चित करते हैं कि हिंदुस्तान स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपन्न जनतंत्र होगा। स्वतंत्रता के प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। प्रधानमंत्री एटली अपने पहले वक्तव्य में जो उन्होंने 5 मार्च को दिया उसकी और वो उल्लेख करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े विद्वान हैं। वो इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री एटली के स्टेटमेंट का भी एग्जाम्पल देते हैं कि एटली 5 मार्च को क्या कह रहे हैं। 5 मार्च 1946 की बात की जा रही है, बात 20 जनवरी 1947 को हो रही है। वो क्या कह रहे हैं, एटली कह रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि भारतीय ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने का निश्चय करेगा। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखा जा रहा है। आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि कॉमनवेल्थ, जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं, राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य हैं। आप लोग जानते हैं भारत भी उनमें से एक है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स के गुलाम रह चुके हैं। आप लोग ये जानते हैं। राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बनेगा या नहीं बनेगा, इस बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के क्या विचार है, क्योंकि हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि हमको राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बनना चाहिए क्योंकि राष्ट्रमंडल का जो अगुवा है वो ब्रिटेन की महारानी है। आप लोग जानते हैं ब्रिटेन की महारानी ही राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष होती है। और हम लोगों पर ब्रिटिशर्स ने बहुत अत्याचार किए थे, बहुत मुश्किल से हमको स्वतंत्रता मिली थी और उस समय तो आंदोलन चल रहा था। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने दर्द देखा नहीं है। ये जिन लोगों की बात हम लोग कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो न केवल ब्रिटिशर्स के अत्याचार से प्रताड़ित थे,
उनका सामना कर रहे थे, बल्कि इस प्रताड़ना को रोकने के लिए, देश की आजादी के लिए आंदोलन चलाने वाले लोग थे। इसलिए वो बखूबी इस दर्द को समझते हैं। और अक्सर मैं ऐसा कहता हूं कि आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो इन लोगों ने तो अत्याचारों को सहन किया था। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसके बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार भी अभी आपको मालूम पड़ जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एटली क्या कह रहे हैं? एटली ये चाहते हैं कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बने। मैं आशा करता हूं कि भारतीय ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने का निश्चय करेंगे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से उन्हें बहुत लाभ दिखाई देगा। लेकिन यदि वह ऐसा निश्चय करे तो यह स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ किसी बाहरी दबाव में नहीं है, लेकिन इसके विपरीत यदि वह स्वतंत्र होने का निश्चय करे तो हमारे मत में उसे इसका अधिकार है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि 5 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली कह रहे हैं कि भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना चाहिए, लेकिन हमारा भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। भारत अगर चाहे तो मेंबर बन सकता है, और अगर भारत नहीं चाहे तो मेंबर ना बने। यह भारत के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा एटली कह रहे हैं। और एटली के इस स्टेटमेंट को सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान सभा में रख रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? मुस्लिम लीग और नरेश सब इस बात पर सहमत है। रियासतों की संधियां और सर्वोच्च सत्ता के बारे में मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मंडल के चांसलर को 12 मई सन 1946 को जो स्मृति पत्र दिया, उसमें भी कुछ बातों का उल्लेख किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन चूंकि उस समय जो देश की स्वतंत्रता का जो आंदोलन जो चल रहा था, उनके अगुआ नेताओं में से थे, वे बहुत बखूबी सारी बातों को अच्छी तरह से जानते थे। वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश का जो कैबिनेट मिशन आया, उनका देसी राजा महाराजाओं के साथ क्या बातचीत हुई, उन लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया, उसको भी वो रख रहे हैं। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरे संगठन और नरेश जो कोई भी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए चिंतित है, यही चाहते हैं कि वह स्वतंत्र हो, चाहे वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर हो या बाहर हो। क्या बात कही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उन्होंने कहा चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे देशी रियासतें हो, भारत में जो भी संगठन है, वो संगठन ये चाहते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिले, चाहे वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर रहते हुए मिले या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर जाकर मिले, हमको चाहिए आजादी। ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं। फिर वो ब्रिटेन के जो सम्राट है उसकी भी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं 1 जुलाई 1946 को। इसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के खुद के विचार जरा देखिएगा। ये जो लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव का उद्देश्य मिस्टर चर्चिल को निराश करना नहीं है। यह उन्हें बताता है जिसकी आशा की जाती थी वह हो रहा है। आपने ये हमारी इच्छा पर छोड़ दिया कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहे या नहीं रहे। हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में न रहने का निश्चय कर रहे हैं। वाह! सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि आपके महाराजा, आपके प्रधानमंत्री और मिस्टर चर्चिल तुम खुद क्या कह रहे हो कि भारत को यह अधिकार है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के आप मेंबर रहे या नहीं रहे। तो सुन लो मेरी बात। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं हमने यह निश्चय किया है कि हम आपके ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं रहेंगे। जरा देखिएगा, हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में न रहने का निश्चय कर रहे हैं। क्या मैं इसका कारण बता सकता हूं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं? मैं इसका कारण बताऊं क्या कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर क्यों नहीं बनना चाहते? अब वो कारण बता रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का संबंध है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका की तरह एक उपनिवेश नहीं है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ आप लोग जानते हैं उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि भैया आप उनको अमेरिका, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका मत समझो जो गुलाम रहे हैं इंग्लैंड के। हम आपकी तरह उपनिवेश नहीं है, हम अलग है। इनका ग्रेट ब्रिटेन से जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। वाह, क्या खूबसूरत बात कही कि अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं और वे आज कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। तो हम क्या करें? उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी संस्कृति एक जैसी है भाई। ब्रिटिशर्स की और कनाडा वालों की, ब्रिटिशर्स की और अमेरिका वालों की, ब्रिटिशर्स की और दक्षिण अफ्रीका वालों की धर्म, जाति और संस्कृति एक जैसी है, इसलिए वो उसके मेंबर बने, उनकी मर्जी है। लेकिन हम आपके मेंबर नहीं बनेंगे।
हम कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं बनेंगे। इनका ग्रेट ब्रिटेन से जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। हिंदुस्तान की जनसंख्या विशाल है और उसके विपुल प्राकृतिक संसाधन है। उसकी एक महान सांस्कृतिक परंपरा है और यह बहुत काल तक उसने स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया है। इसलिए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि हिंदुस्तान दूसरे उपनिवेशों की तरह एक उपनिवेश है। अरे भैया, तुम हमारी तुलना नहीं कर सकते हो अमेरिका के साथ, तुम हमारी तुलना कनाडा के साथ नहीं कर सकते हो, हमारी तुलना तुम ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं कर सकते हो। हमारी खुद की एक स्वतंत्र परंपरा है, हमारी खुद की एक संस्कृति है, हम हमेशा स्वतंत्र रहे, इसलिए आप हमारी तुलना अन्य उपनिवेशों के साथ मत कीजिएगा। इसलिए हम कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं बनेंगे, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। इसके अलावा हमें इस पर भी विचार करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ हुआ उसका क्या अर्थ है। अरे यार, क्या बात कही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 20 जनवरी 1947 के दिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी है, आप लोग जानते हैं। और भारत उस समय गुलाम है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत मेंबर बना, आप लोग ये भी जानते हैं। भारत उन संस्थापक सदस्यों में से एक है, जबकि भारत गुलाम था। वो क्या कह रहे हैं कि आप हमको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया भाई? क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ हुआ वो भी हमको पता है। जरा देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ हुआ इसका क्या अर्थ है। वो कह रहे हैं, जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने हमारी प्रतिष्ठित बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में दक्षिण भारत के भारतीयों की सुरक्षा के लिए दलील पेश की, तो हमारे साथ ब्रिटेन ने कैसा रुख अपनाया था। वो क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी विजयलक्ष्मी पंडित जो बहन है, उनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण भारत के जो साथी हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जब प्रश्न उठाया तो ब्रिटेन ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। वो कह रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ वहां पर हुआ उसका समर्थन किया, दक्षिण अफ्रीका के साथ समर्थन किया, ब्रिटेन ने किया, कनाडा ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी जाति एक जैसी है, तुम्हारा धर्म एक जैसा है, तुम्हारी संस्कृति एक जैसी है। न्यूजीलैंड ने किसी का समर्थन नहीं किया। वो कह रहे कि न्यूजीलैंड ने किसी तरफ वोट नहीं दिया, लेकिन यह तो बात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटेन और दूसरे उपनिवेशों की एक जैसी संस्कृति है। हमारी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति से मिलती नहीं है, इसलिए हम तो तुम्हारे कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गई? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने का कोई अर्थ नहीं है। हमें यह अनुभव नहीं होता है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के विभिन्न भागों में रहते हुए हमें समान अधिकार प्राप्त है। वो कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर भी बन गए तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें आपकी जितना ही अधिकार प्राप्त होंगे। आप में कुछ सज्जनों ने यह भी सुना है कि मिस्टर चर्चिल और लॉर्ड टेम्पलवुड ने एक यूरोपीय संघ के हाल में ही काम शुरू किया जिसका अध्यक्ष और संरक्षक ग्रेट ब्रिटेन होगा। 1947 20 जनवरी 1947 के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सुना है कि मिस्टर चर्चिल एक संगठन पर विचार विमर्श कर रहे हैं जिसका नाम यूरोपियन यूनियन होगा। आप लोग यूरोपियन यूनियन नाम सुन रखा है? यूरोपियन यूनियन उसी समय बना था। तो वो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि एक यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन बन रहा है। तो जब उस प्रकार का संगठन क्यों बन रहा है? क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनका धर्म एक जैसा है, इसलिए वो अपना एक संगठन बना रहे हैं। हमको कॉमनवेल्थ में जबरदस्ती मत कीजिए क्योंकि हमारा आपके साथ कोई संबंध नहीं है। फिर भी यदि हिंदुस्तान ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी विनिश्चय करे तो भी स्वेच्छा से सहयोग करने, व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक मामलों में एक दूसरे से हाथ बटाने के सैकड़ों तरीके हैं। उन्होंने कहा, हमने निश्चय किया कि हम आपके साथ नहीं मिलेंगे। हमने अगर निश्चय कर लिया है तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ व्यापार बढ़ाया जाए, आपके साथ रक्षा संबंधी मामलों में संबंध बढ़ाया जाए, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाया जाए, तो कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने का कोई जरूरी नहीं है। हम दूसरे तरीकों से भी आपके साथ मधुर संबंध बना सकते हैं। अगर साथियों आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने के पीछे तर्क क्या दिए गए कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया है, हम लोग ब्रिटिश शासन के अभ्यस्त हो चुके हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस, उनकी व्यवस्था से हम लोग परिचित हो चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके एक भी तर्क से सहमत
नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। और तुम जो कह रहे हो ना कि भविष्य में व्यापार बढ़ाना है हम लोगों को, तुम लोग कह रहे हो ना कि हमको आपस में सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं, कॉमनवेल्थ का मेंबर बने बिना भी हम आपके साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बढ़ा देंगे, हमको कॉमनवेल्थ का मेंबर मत बनाओ, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अगला पेज इस तरह से कह रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में आप क्या विचार रख रहे हो, वो भी जरा देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में जब वाद विवाद हो रहा था तो उन्होंने श्रीमान सम्राट की सरकार से कहा कि मिस्टर चर्चिल क्या कह रहे हैं, मिस्टर चर्चिल भारत के बारे में अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं, कहां, दुनिया के देशों में। वो कह रहे हैं कि भारत में जो मुस्लिम्स है उन मुस्लिम्स के हितों का हनन हो रहा है, हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुस्लिम्स के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ जो देशी रियासतें हैं उनके हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो भारत में जो दलित है उनके हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा चर्चिल भारत के बारे में दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका भी जवाब देंगे। क्या जवाब दे रहे हैं? हिंदुस्तान के बारे में जब वाद विवाद हो रहा था तो मिस्टर चर्चिल ने सम्राट की सरकार से कहा कि उसे मुसलमानों के प्रति जिनकी संख्या 9 करोड़ है और हिंदुस्तान के सैनिकों में जिनकी बहुलता है और 4 से 6 करोड़ अछूतों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ध्यान में रखना चाहिए। मिस्टर चर्चिल ब्रिटेन के सम्राट से कह रहे हैं कि सरकार, सम्राट से क्या कह रहे हैं कि सरकार भारत में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। 9 करोड़ मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, 4 से 6 करोड़ अछूतों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपकी दायित्व बनते हैं, वो कह रहे हैं सम्राट से कि आपके दायित्व बनते हैं कि मुसलमानों के और अछूतों के हितों की रक्षा करें। चर्चिल ऐसा दुनिया भर में भारत के बारे में कह रहे हैं। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं? भारत से संबंधित वाद विवाद और अंतरराष्ट्रीय बातचीत में सत्य का मान नहीं किया जाता। अब वो कांग्रेस के बारे में आ रहे हैं कि तुम क्या हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो दुनिया भर में कि हम इनके हितों की चोट पहुंचा रहे हैं, उनके हितों की चोट पहुंचा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? महान कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों के बारे में वे कहते हैं कि वे परिश्रम से संगठित और बाहरी दबाव से बनाए हुए अल्पसंख्यकों के वक्ता है। वो कांग्रेस के बारे में, मिस्टर चर्चिल दुनिया भर में कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने मुसलमानों के हितों की बात कही, फिर अछूतों के हितों की बात कही, फिर वो कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कुछ एक लोगों का एक संगठन है। चर्चिल दुनिया में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कुछ एक लोगों का संगठन है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब धर्म के हिसाब से नहीं, कुछ एक लोगों का संगठन है जिन्होंने बलपूर्वक और चालाकी से शक्ति अपने हाथ में ले ली है। कांग्रेस के बारे में मिस्टर चर्चिल दुनिया भर में यह कह रहे हैं कि ये कुछ एक पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन है जो अल्पसंख्यक है, संख्या में बहुत कम है और चालाकी से और बलपूर्वक भारत की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है और वे उस शक्ति का प्रयोग विशाल जनसाधारण के नाम पर करते हैं और ऊपर से दावा यह करते हैं कि कांग्रेस क्या है, पूरे भारत का संगठन है। तो कांग्रेस तो, ऐसा चर्चिल कह रहे हैं, ऐसा चर्चिल कह रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनकी बातों को कोट करते हुए कह रहे हैं। हालांकि उनका जनसाधारण से कभी का संबंध टूट गया और उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जनसाधारण के साथ कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस का जनसाधारण से संपर्क कभी का टूट चुका है। कांग्रेस कुछ एक लोगों के वक्ताओं का एक संगठन है, अल्पसंख्यकों का एक संगठन, अल्पसंख्यक मतलब संख्या के हिसाब से। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यह वह दल है जिससे सदस्यों ने जीवन के कष्टों का बहादुरी से सामना किया। यह वह दल है जिसके सदस्यों ने जीवन के कष्टों का बहादुरी से सामना किया, देश के लिए जिन्हें कष्ट झेलने पड़े हैं, जिनका देश प्रेम और त्याग संसार में अद्वितीय है और जिनका नेता एक ऐसा व्यक्ति है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन महात्मा गांधी के ऊपर आ रहे हैं और जिनका नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो आज के दिन हिंदुस्तान के एक सुदूर प्रदेश में एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा है। आप लोग जानते हैं संविधान सभा की जो बैठ के चल रही है, प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, उस समय महात्मा गांधी कहां थे? आप लोग जानते हैं ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत में सांप्रदायिक दंगे अपनी चरम पर थे। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में लगातार द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर काम कर रही मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन कर रही थी
और आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था उस समय, जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, एक्शन का रिएक्शन हो रहा था, उससे गांधी जी बहुत ज्यादा परेशान थे और वो दिल्ली से दूर, बहुत दूर बंगाल में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके बारे में क्या कह रहे हैं? जिसका नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो आज के दिन हिंदुस्तान के एक सुदूर प्रदेश में एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा है, और जिस वृद्ध पुरुष के कंधों पर राष्ट्र के दुखों और संताप का भार है, ऐसा दल का इस तरह से उल्लेख करना मिस्टर चर्चिल जैसा आपने किया है, मेरी समझ में नहीं आता है, मैं इसे क्या कहूं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि मिस्टर चर्चिल, तुम उस दल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, इसे मैं क्या कहूं? तो सदस्य ने कहा अफसोस। कोष्टक में लिखा है अफसोस की आवाजें, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे क्या कहूं। तो सदस्य बोले अफसोस। क्या कहोगे? कि अफसोस। मिस्टर चर्चिल के उद्गारों में कुछ भी गंभीरता या विवेक नहीं है, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं। उत्तेजनापूर्वक और असंगत बातें कहकर और हमारे सांप्रदायिक भेदभाव का उपहास करके उन्होंने इस अवसर पर और अन्य अवसरों पर अपने भाषण को प्रभावपूर्ण बनाया है। मैं यहां सिर्फ यह कहूंगा कि इस तरह के भाषण और वक्तव्यों में यह नहीं हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें। आपके इस तरह के भाषण देने से, दुनिया भर में भारत के बारे में भ्रांतियां फैला देने से क्या हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे? क्या हम अपने आजादी के आंदोलन को रोक देंगे? क्या हम अपने संविधान के निर्माण का कार्य रोक देंगे? मिस्टर चर्चिल, हम इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं। फिर वो आते हैं देशी रियासतों पर। आप लोग जानते हैं देशी रियासतों को एक शब्द से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा प्रथम सत्र में कुछ सदस्यों ने कहा था। आप लोग जानते हैं कि देशी रियासतें यानी राजतंत्र, यानी राजा का बेटा राजा, जहां चुनाव नहीं हो। राजतंत्र में तो यह सिस्टम होता है ना, जहां पर जनता को शासन में भागीदारिता का अवसर नहीं मिले, उसी को तो राजतंत्र कहते हैं। जहां राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द कानून का रूप हो, उसी को तो राजतंत्र कहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहना चाह रहे हैं कि देशी रियासतों को रिपब्लिक शब्द से प्रॉब्लम है। रिपब्लिक आप लोग जानते हैं ना, गणतंत्र, गणतंत्र शब्द से प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। रिपब्लिक एक ऐसा शब्द है जिसने इस देश के रियासतों के प्रतिनिधियों को विचलित कर दिया है। कितना सुंदर बात कही इन्होंने कि रिपब्लिक एक ऐसा शब्द है जिसे देशी रियासतों के जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि है वो डर गए हैं, वो विचलित हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। इस मंच से हमने ये कहा है कि भारतीय रिपब्लिक का यह अर्थ नहीं है कि नरेशों का शासन खत्म हो जाएगा। नरेश रह सकते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस समय यह कहा था, अगर आप लोगों ने ढंग से सुन रखा हो तो, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राजाओं को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी राज्य में राजतंत्र रखना चाहती है जनता, तो हम राजतंत्र रखने के लिए तैयार है। अगर आपको याद हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी यही कह रहे हैं कि भारतीय रिपब्लिक का यह अर्थ नहीं है कि नरेशों का शासन समाप्त हो जाए। नरेश रह सकते हैं। यदि नरेश अपने को वैधानिक और रियासतों के लोगों के प्रति उत्तरदायी बना ले तो वे रहेंगे। हमको कोई राजा महाराजाओं से प्रॉब्लम थोड़ी है। राजा महाराजा भी तो हमारे अपने ही है। हमको राजा महाराजाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राजा महाराजा अपने राज्य में वैधानिक सत्ता के साथ रहे, अपने जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हो, तो राजा रहो ना, कौन रोक रहा है? ऐसा पंडित नेहरू ने भी कहा और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी इसी बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि सर्वोच्च शक्ति ही जिसने इस देश को जीत का सार्वभौम सत्ता प्राप्त की है, लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकार हस्तांतरित कर रही है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे लोग जो सर्वोच्च शक्ति के अधीन, ये लोगों के अधीन वही करे जो अंग्रेज कर रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि वे लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकार हस्तांतरित कर दे। राजा महाराजा हो चाहे कोई हो, हमारे यहां पर सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथ में होगी। आप राजा महाराजा रहना चाहते हैं, रह लीजिए, लेकिन अपनी जो शक्ति है उसका स्रोत जनता बना ले, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे, आप हमको क्या कह रहे हो कि आपके यहां पर लोकतंत्र नहीं रह सकता। मिस्टर चर्चिल अक्सर ये कहते थे कि भारतीय किसी एक बात पर सभी एक साथ में सहमत नहीं हो सकते, और भारत में अगर लोकतंत्र स्थापित भी कर दिया तो कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा मिस्टर चर्चिल कहते थे।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका जवाब दिया है। इस पेज को मुझे यहीं पर दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहीं से पढ़ के बता दूंगा, स्क्रीन पे जरूरी नहीं है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे तुम यार किसको सिखा रहे हो लोकतंत्र और गणतंत्र, हमारे यहां तो गणतंत्र सदियों से रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि हमारे यहां तो गणतंत्र सदियों से रहा है। कैसे रहा है? हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस देश की गणतंत्रात्मक परंपरा नहीं रही है। इतिहास बतलाता है कि बहुत प्राचीन काल से यह प्रथा चली आई। जब उत्तर भारत के कुछ व्यापारी दक्षिण गए तो दक्षिण में एक नरेश ने उनसे पूछा, आपका राजा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हम में से कुछ पर परिषद शासन करती है और कुछ पर राजा। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन बताना चाह रहे हैं कि भारत में सदियों से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही है, प्राचीन समय से, और वो अलग अलग काल का उदाहरण देके बता रहे हैं और बिल्कुल बहुत सारे वक्तव्य उनके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दक्षिण के कुछ व्यापारी, जब भारत के कुछ व्यापारी दक्षिण में गए थे, भारत के कुछ व्यापारी जब दुनिया के दक्षिण साइड में गए थे तो दक्षिण के लोगों ने हमसे पूछा, क्या पूछा कि भाई आपका राजा कौन है? तो हमारे व्यापारियों ने जवाब दिया कि कुछ पर तो राजा शासन करता है और कुछ पे जनता शासन करती है। तो यार हमारे यहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तो सदियों से रही है, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहना चाह रहे हैं। फिर वो देखिए एक स्टेटमेंट भी बोल रहे हैं, केची देशो गणाधीना केचिद राजधीना। इसका मतलब कुछ पर शासन राजा की परिषद करती है, कुछ पर जनता का शासन होता है, ऐसा वो बतलाना चाह रहे हैं। फिर वो मैगस्थनीज, पाणिनि, कौटिल्य इत्यादि के समय, महात्मा बुद्ध के समय जो हमारे भारत में गणराज्य था, गणतंत्र का जो सिस्टम था, उसका उदाहरण दे रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत जबरदस्त शिक्षक थे। हमारी संविधान सभा में जो मेंबर्स थे, एक से बढ़कर एक थे। वो अपना जो वक्तव्य दे रहे हैं उसके पीछे कितना गहन अध्ययन होगा आप अंदाज लगाइए। वो कितने सारे ग्रंथों का, श्लोकों का उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं। वो पाणिनि, मैगस्थनीज, कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के समय किस प्रकार का जो शासन था उसका एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। फिर वो धर्म का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे यहां राजा कभी बड़ा नहीं था, राजा से भी ऊपर क्या था? धर्म था। वो कह रहे हैं धर्म राजाओं का भी राजा है, दमम छात्रस्य छात्रम, धर्म राजाओं का भी राजा है। तो राजतंत्र में भी हमारे यहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही है, सदियों से रही है, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहना चाहते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, दूसरी बात जिसका उल्लेख इस प्रस्ताव में किया गया है वो भारतीय यूनियन के बारे में है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिशन के बयान में हिंदुस्तान के विभाजन के विरुद्ध निर्णय दिया गया है। भूगोल उसके विरुद्ध है, सैन्य संचालन में भी उससे रुकावट पड़ती है। इस समय जो धारा बह रही है वो बड़े से बड़े समूहों के अनुकूल है। वो ये कह रहे हैं कि भारत विभाजन की ये जो मांग की जा रही है उस संदर्भ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों को यहाँ देखने को मिल रहा है। और फिर जिस तरह से वो अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड में क्या क्या हुआ, मिस्र, सूडान में क्या हुआ, दक्षिण आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ, उसकी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का विभाजन मत करिएगा। जहां जहां दुनिया में विभाजन हुआ है वो सारे देश आपस में मिलना चाहते हैं, तो भारत को भी संयुक्त रखिएगा, भारत का विभाजन ना करें। वो कह रहे हैं फिलिस्तीन विभाजन का विरोध कर रहा है, दक्षिण आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड में मिल जाना चाहता है, मिस्र सूडान में मिल जाना चाहता है, तो फिर आप हमारे यहां पर विभाजन क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। अब देखिएगा आगे का स्टेटमेंट, मुझे बताइए आगे का पेज। बिल्कुल यहां जो कुछ बातें हैं वो आपके सामने रखी जा रही है कि किस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो स्टेटमेंट है, जो भाषण है, वो आगे बढ़ता है। इसको आगे थोड़ा सा और आगे लीजिए। स्टैफर्ड क्रिप्स के इस कथन को आगे लीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, बिल्कुल यहीं पर रोक दीजिए। अब देखिए किस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव में, लक्ष्य मूलक प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं? इस प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख है। हम एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इस आर्थिक स्थिति का समुन्नत बनाने के अतिरिक्त हमें मनुष्य के अंतःकरण के स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी है। जब तक इस स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न नहीं की जाए, केवल स्वतंत्रता की दशाओं को पैदा करने से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा वह कहना चाह रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे लीजिएगा इस पेज को। हूबहू बातें आपके सामने रखी जा रही है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो भाषण दिया वो भाषण किस तरह से। अगला पेज लाइए जरा।
बिल्कुल, अगला पेज, उससे भी अगला पेज लाओ। चलिए, ये इस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इस प्रकार से ये भाषण आगे बढ़ता है और फिर वो अपने भाषण को समाप्त कर रहे हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उनके भाषण के पश्चात जो नए मेंबर को जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो है एनवी गाडगिल साहब। ये बंबई से है, संविधान सभा के सदस्य हैं और ये भी अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं वो जरा देखिएगा। वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। एक्चुअली में अगर आप पूरी बहस को देखेंगे प्रथम सत्र की और द्वितीय सत्र की भी, तो डॉक्टर एम.आर. जयकर साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अलावा कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया उसका समर्थन नहीं कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कोई विरोध नहीं किया, उसके पीछे उन्होंने कुछ लॉजिक की बात कही और एम.आर. जयकर साहब ने भी कुछ लॉजिक की बात कही। विरोध के जो तर्क है उन तर्क को समझना चाहिए हम लोगों को। अब देखिएगा एनवी गाडगिल साहब, एनवी गाडगिल साहब का भाषण शुरू से बताओ मुझे जरा। हाँ, एनवी गाडगिल साहब ये कह रहा है कि जो प्रस्ताव पंडित नेहरू ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और मुझे उसकी बड़ी प्रसन्नता है। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा के जो लोग संविधान सभा के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, वो जो लोग ये कहते हैं कि संविधान सभा को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे, वो एकदम गलत है। वो इवन अपनी बात को शुरुआत में ही ये कह रहे हैं कि जो अब तक जो बहस चली आ रही है उस बहस में ये बताया गया कि संविधान सभा को इस प्रकार के प्रस्ताव पास करने की क्षमता नहीं है। इस संदर्भ में मैं आदरपूर्वक सभा का ध्यान कैबिनेट मिशन के उस पहले पैरे की ओर दिलाना चाहता हूं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली के भाषण का उद्धरण किया गया है। वो कह रहा है कि मिस्टर एटली और कैबिनेट मिशन के जो वक्तव्य है उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो संविधान सभा है उसको क्या क्या अधिकार है, किस तरह की पावर है, उनका क्या क्षेत्राधिकार है, वो क्या काम कर सकती है। फिर वो आगे कह रहे हैं, इस पेज को वापस लाइएगा जरा। जब तक मैं नहीं कहूं उस पेज को पलटना नहीं है। यह तो स्पष्ट है कि महाशय इस असेंबली ने न शासन का स्वरूप विकसित करने के लिए है बल्कि उसके विवरण को भी तैयार कर लेने के लिए है। मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूं कि हम यहाँ विधान का मसविदा बनाने या तर्क वितर्क करने के लिए नहीं है। क्या बात कही है गाडगिल साहब, ये कह रहे हैं कि मैं एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो संविधान सभा जो बनी है वो केवल संविधान का निर्माण करने के लिए या तर्क वितर्क के लिए नहीं है। वास्तव में हम यहाँ एक कार्यकारिणी के रूप में इकट्ठे हुए हैं और ये संविधान सभा, ये सभा स्वतंत्रता के संघर्ष की एक मंजिल है। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं एनवी गाडगिल साहब कि आप हमारी संविधान सभा को केवल ये कहकर खारिज मत कर दीजिएगा कि ये संविधान निर्माण के लिए एकत्रित हुई है और तर्क वितर्क करने की एक क्लब है। वो कह रहे जी नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी संविधान सभा एक कार्यकारिणी है, हमारी संविधान सभा जो है स्वतंत्रता के संघर्ष की एक मंजिल है, ऐसा एनवी गाडगिल साहब कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया कि हमने इतिहास में किस तरह से अपने स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस पेज को आगे लीजिएगा। इस पेज को अब आगे ले लीजिए। ठीक है। फिर उसी बात को वो रिपीट कर रहे हैं। इसको भी आगे लीजिएगा, ये रिपीट हो गया पेज। बस 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 बस। अब देखिएगा एनवी गाडगिल साहब ने जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो सांप्रदायिक दंगे जो चल रहे थे और जो दंगे जो चल रहे थे और उन दंगों को जिस तरह की हवा मिस्टर चर्चिल और उनकी पूरी जो टीम दुनिया भर के देशों के सामने रख रही थी, जिससे जो हवा दी जा रही थी, उस संदर्भ में एक कह रहे हैं कि आप किन दंगों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो गंगा यमुना की संस्कृति रही है। अध्यक्ष महोदय, अब हम उस स्थिति को पहुंच गए हैं कि जब ये आवश्यक हो गया कि हम स्पष्ट रूप से ये कह दें कि हम क्या चाहते हैं। हमें कहा गया कि अन्य प्रश्न जैसे अल्पसंख्यक आदि के भी है जिनका सुलझाना बहुत मुश्किल है। हमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यकों के प्रश्नों को हम लोग सुलझा नहीं पाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? एनवी गाडगिल साहब कह रहे हैं। आगे जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह समस्या तो विदेशी शक्ति की सृष्टि है।
हिंदू मुसलमानों की जो समस्या है, अल्पसंख्यकों की जो समस्या है, वो समस्या हमारी थोड़ी है। ये समस्या तो आपके द्वारा दी गई है, विदेशी सत्ता की सृष्टि है, अर्थात आप लोगों ने इसे पैदा किया है। प्रयाग के संगम के बाद कोई गंगा यमुना के जल को साथ बहने से रोक सका है क्या? वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में जब गंगा और यमुना जब मिल जाती है तो आप गंगा और यमुना के पानी को साथ बहने से रोक सकते हो क्या? जैसा ही वो बोलते हैं तो वो संविधान सभा में बड़ी खुशी व्यक्त की जाती है, हर्ष ध्वनि निकल कर आती है। हाँ, एक मेरे मित्र पूछ रहे भीमराव अंबेडकर प्रस्ताव के खिलाफ क्यों थे सर, ऐसा भाई कह रहे हैं। तो प्लीज़ आप प्रथम सत्र की जो बहस है उसको देख लीजिएगा तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक्चुअली में बात कौन सी कही थी, उनकी क्या लॉजिक थे। तो पूरा अगर आप बहस को देखेंगे प्रथम सत्र की तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गंगा यमुना की संस्कृति का उल्लेख कर रहे हैं एनवी गाडगिल साहब। फिर वो गंगा यमुना के साथ में सरस्वती को भी जोड़ रहे हैं और सरस्वती को वो बुद्धिमता का प्रतीक बतला रहे हैं, ऐसा एनवी गाडगिल साहब का कथन है। वो कह रहे हैं कि समय आ गया है कि जब दोनों संप्रदायों को अक्ल आएगी और परिणाम ये होगा कि वह एक ऐसी ऊंची एकता स्थापित करेंगे, एक ऊंचा सहयोग कायम करेंगे जिसमें सभी को जीवन और व्यक्तित्व की उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अधिकार होगा, ऐसा एनवी गाडगिल साहब कहना चाह रहे हैं। तो सांप्रदायिक दंगों की जो बात कह रही है उसको एनवी गाडगिल साहब आपके सामने रख रहे हैं कि हमें अलग आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में कौन आ रहा है बोलने के लिए? एनवी गाडगिल साहब के बाद में जो व्यक्ति बोलने के लिए आ रहे हैं उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। आप लोग जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा के प्रथम सत्र में ही भाग लिया था। प्रथम सत्र के प्रथम दिन जिन 9 महिलाओं ने भाग लिया उनमें विजय लक्ष्मी पंडित एक नहीं थी। विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संविधान सभा की मेंबर बनी। 17 दिसंबर 1946 को विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा की मेंबर बनी। आप लोग जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है। विजय लक्ष्मी पंडित का उद्बोधन आपके सामने रखा जा रहा है, जरा देखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित क्या कह रही है। वो कह रही है संयुक्त प्रांत से आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है। वो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, सन 1937 में प्रांतीय स्वायत्त शासन के शुभारंभ से मुझे अपने प्रांत में पहला प्रस्ताव पेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, सुअवसर प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की मांग की गई। वो कह रही है कि 1937 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वहां पर मुझे भाग लेने का अवसर मिला था और कांग्रेस के उस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई और अब 1947 चल रहा है। एक दशक में ये यात्रा कहां तक पहुंची है उसके बारे में विजय लक्ष्मी पंडित अपनी बात को कह रही है। आगे इवन 1929 का जो लाहौर का जो अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा की उसकी और भी विजय लक्ष्मी पंडित इशारा कर रही है। आगे लीजिएगा। फिर भारत में जो अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है उसके बारे में वो बात कह रही है और वो फिर अपनी बात को समेटते हुए कह रही है कि सभी एशियाई देशों के युगों में भारत ही प्रजातंत्र के पक्ष में रहा कि जो एशिया के जो देश है उन एशिया के देशों में भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र है उसके पक्ष में रहा है। वो यहाँ तक कह रही है कि हमारे सारे बहुरंगी इतिहास में यही होता आया है कि लोकमत की जो विजय है उसके लिए हमने हमेशा सदा संघर्ष किया है और हमारे सामने जो पहलू आते हैं वो 2 पहलू है, एक वो सक्रिय पहलू की ओर इशारा कर रही है और दूसरा निष्क्रिय पहलू के बारे में बात कर रही है। वो कह रही है कि पहलू का संबंध देश के साम्राज्यवादी प्रभुत्व का नाश करने से है जिसमें हम सभी सहमत हैं, पर सवाल का सक्रिय पहलू ही अधिक महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार हमें अपने देश में समाज सत्तावादी प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना है जिसमें भारत अपने ध्येय को प्राप्त कर संसार का स्थायी शांति का मार्ग दिखा सके। इस बारे में विजय लक्ष्मी पंडित संकेत करने की कोशिश कर रही है। विजय लक्ष्मी पंडित के इस भाषण के बाद में जो नया भाषण आ रहा है, जो नए व्यक्ति जो संविधान सभा में मेंबर के रूप में अपनी बात को रखने जो जा रहे हैं उनका नाम है एनजी रंगा साहब। एनजी रंगा साहब मद्रास से सदस्य हैं और वे क्या बात कह रहे हैं उनकी बात को भी जरा सुनिएगा। इनका नाम के आगे देखिएगा प्रोफेसर एनजी रंगा लिखा हुआ है।
प्रोफेसर एनजी रंगा साहब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय तथा मित्रों, मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असीम प्रसन्नता हो रही। यानी आप बार बार देखेंगे कि सब लोग उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब भी उनमें से एक है। सिवाय 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब लोगों ने लगभग उद्देश्य मूलक प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसमें पूर्ण संतोष है। वो कह रहे हैं कि मैं उद्देश्य मूलक प्रस्ताव, लक्ष्य मूलक प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन इसका कदापि तात्पर्य ये नहीं है कि मैं इससे पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट नहीं हूं, ऐसा खुद प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण रूप से संतोष नहीं है। फिर भी जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, ये हमारे सामने भविष्य के लिए बड़ा ही प्रभावपूर्ण, विस्तृत और उदार विचार रखता है जिसकी और हमारे लोगों की दृष्टि है। लेकिन यह शर्त है कि एक बार हमारा नया संविधान अस्तित्व में आ जाए, पर यह केवल उदार विचार मात्र नहीं है, क्योंकि ये केवल ऊंचे आदर्श और श्रेष्ठ विचार ही हमारे लोगों के सामने रखकर संतोष नहीं कर लेता है। ये इस बात की जरूरत पर भी विचार करता है कि हमारी जनता को इसमें लिखित अधिकारों के उपभोग का आश्वासन दिया जाए। एनजी रंगा साहब इस बारे में संकेत कर रहे हैं। अब मैं टेक्निकल टीम से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जो मित्र जो जुड़े हुए हैं उन्हें एक तो लिंक भेज दिया जाए, फीडबैक का लिंक, और फीडबैक का लिंक लगातार उनको भेजना है। हर 2-2 मिनट में इनको फीडबैक का लिंक भेजना है, ताकि ये कल ये नहीं कह सके कि सर हमको लिंक मिला नहीं, क्योंकि व्याख्यान समाप्त होने के 1 घंटे तक ये लिंक जीवित रहेगा। और अब ये लिंक हर 2-2 मिनट में इनको भेजते रहिएगा, और ये जूम पर ही दिखेगा लिंक। सारे मित्र ध्यान से सुन लीजिए, जूम पर ही लिंक दिखेगा। आप भेजना शुरू कर दिया? नहीं, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। लिंक भेजे, एक बार मैं भी देख लेता हूं, ताकि मैं, आंखें जिसे देख नहीं सकती दिल उसके लिए रोता नहीं है, तो मैं मेरी आंखों से भी देख लूं कि जूम पर लिंक भेजा कि नहीं भेजा। लिंक भेजिएगा, और हर 2-2 मिनट में इनको लिंक भेजना, बिल्कुल ये मालूम होना चाहिए, ताकि ये एकदम सतत जुड़े रहे। ठीक है? और ये जो लिंक है वो 1 घंटे तक आपको उसके अंदर अंदर जवाब देना है। व्याख्यान खत्म होने के 1 घंटे के बाद में लिंक अपने आप ही क्लोज हो जाता है। तो ये लिंक आ चुका है मेरी ओर से, हालांकि डॉक्टर निर्मल गहलोत नाम वहां लिखा हुआ आ रहा है। ये लिंक है, और हर 2-2 मिनट में इनको भेजते रहिए। हाँ, एक बार भेज दिया गया, फिर भेजिए, फिर भेजिए, फिर भेजिए, फिर भेजिए, फिर भेजिए, फिर भेजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं करे। चलिए, तो प्रोफेसर एनजी रंगा साहब की बात को हम लोग कर रहे थे। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब की आगे बात क्या है वो जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि यार संविधान सभा में मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए, तो कुछ लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए तो उनके बिना हम संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कैसे पारित कर सकते हैं। उसके बारे में क्या कह रहे हैं एनजी रंगा साहब, जरा देखिएगा। मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है। वो कह रहे हैं, इस देश में अनेक लोग ये शिकायत करते सुने हैं कि अमुक दल तो इस असेंबली में आया ही नहीं, और फला फला पार्टी तो इस असेंबली के दायरे में और उनके कार्यों से दूर है, इसलिए हम ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं। वो कह रहे कि मैं बार बार ये शिकायत सुन रहा हूं कि अमुक समुदाय के लोग नहीं आए, अमुक धर्म के लोग नहीं आए, अमुक पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आए, तो हमें अधिकार नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी शिकायत कर रहे हैं। अब कितना जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। जिस असेंबली में, जिस सभा में किसी परिवार की जायदाद बढ़ाने की बात चल रही हो, क्या उसमें कुनबे के सभी लोगों का हाजिर होना जरूरी है? हम अपने घर में 20 मेंबर हैं, और हमारे परिवार की जायदाद कैसे बढ़ाई जाए, हमारे परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए, उस पर विचार विमर्श हो रहा है, और हमारे 2-3 बच्चे क्रिकेट खेलने बाहर चले गए हैं, तो क्या जायदाद पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अरे यार, जिस तरीके से परिवार की संपत्ति बढ़ सकती है, जायदाद बढ़ सकती है, अगर 1-2 मेंबर अनुपस्थित है तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिस सभा में किसी परिवार की जायदाद बढ़ाने की बात चल रही है, क्या उसमें कुनबे के सभी लोगों को हाजिर होना जरूरी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या किसी परिवार का कोई ऐसा भी सदस्य है जो अपने परिवार की संपत्ति और नैतिक अभिवृद्धि का विरोधी हो और उस परिवार के अधिकार को ही नहीं चाहता हो? वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं
कि यार जिस सभा में, जिस बैठक में परिवार की जायदाद बढ़ाने पर बातचीत चल रही हो, उसमें उस कुनबे के कुछ लोग नहीं आए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई सदस्य ऐसा भी हो सकता है जो ये कहेगा नहीं, मेरे परिवार की जायदाद में वृद्धि नहीं की जाए? ऐसा हो सकता है क्या? प्रोफेसर एनजी रंगा साहब ऐसी बात कह रहे हैं। और यह प्रस्ताव तो बस इसी प्रकार का है। हम यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति, दल, महोदय साथ ही मैंने कहा कि यह काफी नहीं है। फीडबैक फॉर्म मिल रहा है ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है ऐसा मेरे मित्र कह रहे हैं। क्या दिक्कत आ गई भाई? वॉइस प्रॉब्लम क्यों है? कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा वो कह रहे हैं। वीडियो भी दिखाई नहीं दे रहा, आवाज भी नहीं आ रही है, स्क्रीन ऑफ हो गई है। क्या कोई नेट प्रॉब्लम है? बिल्कुल नेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। ये तो टेक्निकल ग्लिचेज है, बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल ग्लिचेज है। हाँ, सभी लोगों की आवाज रुक गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेट की प्रॉब्लम है। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी यहाँ टेक्निकल टीम बड़ी एक्सपर्ट है, वहां से कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके। साथ ही मैंने कहा कि ये काफी नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ और शब्द और कहना चाहूंगा। ये तो बहुत अच्छा है कि हम अपने अपने गांव वापस जाकर लोगों और दोस्तों से ये कह सके कि हमने ऐसा प्रस्ताव पास कर लिया है और भविष्य में उनके सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे और अब उन्हें कोई डर नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं संतोष तो मुझे नहीं है इस प्रस्ताव को पारित करने में, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं। हालांकि ये जरूर है कि संविधान सभा की बैठकों के बाद जब हम अपने गांव में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये बता देंगे कि हमने एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है जिसमें आपके अधिकार सुनिश्चित हो गए। महोदय, अब देखिए क्या बात कह रहे हैं वो। अल्पसंख्यक कौन है? हम जब भी अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अपनी दृष्टि को धर्म पर लाकर समेट देते हैं। हमारे हिसाब से जिनकी जनसंख्या 50% से कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में इस तरह की बात कही है, जिस धर्म के लोगों की संख्या 50% से कम है वो सब अल्पसंख्यक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। एनजी रंगा साहब की अल्पसंख्यक की परिभाषा को जरा आप देखेंगे तो आपके कान खुले रह जाएंगे। जरा देखिए क्या है। महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है। वास्तव में अल्पसंख्यक कौन है? आप कभी भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में बात करते समय प्रोफेसर एनजी रंगा साहब के इस कथन को कोट कर सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वास्तव में अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तान प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है क्या? और न ही सिख ही, यही नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिम भी अल्पसंख्यक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान बनेगा उसमें हिंदू अल्पसंख्यक है क्या, सिख अल्पसंख्यक है क्या, और जो भारत बनेगा अगर विभाजन होता है तो, जैसा कि बाद में हुआ, तो क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक है? वो कह रहे हैं ना तो भारत बनता है विभाजन के बाद में, ना तो भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे, और ना जो पाकिस्तान अगर बनता है तो पाकिस्तान में हिंदू और सिख भी अल्पसंख्यक नहीं होंगे। क्या गजब बात कह रहे हैं। तो अल्पसंख्यक कौन होंगे? जरा सुनिएगा। यही नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिम भी अल्पसंख्यक नहीं है। असली अल्पसंख्यक इस देश का जन समूह है। असली अल्पसंख्यक तो आम जनता है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वह अल्पसंख्यक है। ऐसा प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं। जो संख्या में बहुत ज्यादा है वह अल्पसंख्यक है। ऐसा कैसे? जरा देखिएगा। असली अल्पसंख्यक इस देश का जन समूह है। वह लोग ऐसे दबा दिए गए हैं, उन्हें ऐसा पद दलित कर दिया गया है कि वह साधारण नागरिक अधिकार की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते। स्थिति क्या है? आप आदिवासियों के क्षेत्रों को जाइए, कानून के मुताबिक उनकी परंपरा और उनके फिरके के कानून के अनुसार उनकी जमीन से उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता, फिर भी व्यापारी वहां पहुंच गए और नामदारी स्वतंत्र बाजार में उनकी जमीन छीन लेते हैं। इस तरह यद्यपि कानून इस जमीन छीनने के विरुद्ध जाता है, फिर भी व्यापारी आदिवासियों को अनेक तरह के दस्तावेज दिखाकर सच्चा गुलाम और परंपरागत दास बना लेते हैं। हमें साधारण गांव वालों के पास जाना चाहिए। महाजन वही अपने रुपए सहित पहुंचता है और गांव वालों को अपने वश में कर लेता है। वहां जमादार या मालगुजार भी तो है, और कितने ही ऐसे लोग हैं जो इन गरीब गांव वालों का शोषण करते हैं। इनमें आरंभिक शिक्षा का भी प्रचार नहीं है। असली अल्पसंख्यक तो ये है जिनकी रक्षा की जरूरत है और उन्हें आश्वासन की भी जरूरत है। उनकी आवश्यक रक्षा करने के लिए हमें इस प्रस्ताव से आगे और कुछ भी करना होगा। वो कह रहे हैं, अरे अल्पसंख्यक कौन है?
क्या हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक है, क्या सिख अल्पसंख्यक है? वो कह रहे जी नहीं, ये सब अल्पसंख्यक नहीं है, असली अल्पसंख्यक तो है जनता, जनसमूह अल्पसंख्यक है, जिन्हें जीवन जीने के बेसिक जो अधिकार है वो भी प्राप्त नहीं है, वे है असली अल्पसंख्यक। ऐसा प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं। आप गांव में जाइए, पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाइए, आपको मालूम पड़ेगा असली अल्पसंख्यक कौन है। वो कह रहे हैं कि आदिवासी एरिया में जमीन आप नहीं छीन सकते, जमीन नहीं ले सकते, कानून कहता है, इसके बावजूद भी महाजन वहां पर पहुंच गए। गांव में जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के पास महाजन पहुंच गए, वो पैसे उनको उधार देते, असली अल्पसंख्यक वे है, ऐसा प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं क्या उनकी परिभाषा है अल्पसंख्यकों के बारे में। यह बिल्कुल संभव है कि हम सभी बातों को एक ऐसे प्रस्ताव में नहीं शामिल कर सकते। म्यूट म्यूट म्यूट, सबको म्यूट करो, सबको म्यूट करो। हमें इस प्रस्ताव के अभिप्राय पर विचार करना है और इसी हिसाब से संविधान बनाना है, और संविधान बनाने में हमें देखना होगा कि मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र की व्यवस्था की जाती है। हम उन पर सहमत हैं, पर इतना ही काफी नहीं होगा, ऐसा प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं। म्यूट कीजिए भाई, सबको म्यूट कीजिए, आपको खुद को म्यूट ही रहना है। सबको म्यूट कर दीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए भाई, डिस्टरबेंस आता है। तो असली अल्पसंख्यक तो आप है, क्योंकि आपको म्यूट कर दिया गया है। चलिए, फिर वो कह रहा है कि जन समूह ही वास्तव में अल्पसंख्यक है, फिर भी वह इस तरह की सुरक्षाओं की मांग नहीं करता है, और जब इसके लिए मांग भी करते हैं तो वे ये नहीं कहते हैं कि बिना इसके वैधानिक प्रगति हो ही नहीं सकती। उन्हें देश की और राष्ट्रीय प्रगति की अधिक चिंता है और वह हमें आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं यार, इस देश की जो जनता है वह असली अल्पसंख्यक है, इसके बावजूद भी वे अधिकारों की मांग नहीं करते, और वे जब अधिकारों की मांग भी करते हैं तो एक वैधानिक सीमा के भीतर करते हैं। असली अल्पसंख्यक तो वे हैं, क्यों आप अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मिस्टर जिन्ना दावा करते थे कि वह भी उतने ही प्रजातंत्रवादी है जितने की कांग्रेस। वो कह रहे हैं प्रोफेसर एनजी रंगा साहब, वो जिन्ना की और मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मिस्टर जिन्ना ये दावा करते थे कि वह भी उतने ही प्रजातंत्रवादी है जितनी की कांग्रेस। अगर वे प्रजातंत्रवादी है तो इस बात पर विचार करें कि किस संप्रदाय में गरीबों की संख्या अधिक है। वाह, प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं कि मिस्टर जिन्ना साहब, आप क्या कह रहे हो कि असली प्रजातंत्रवादी वह है, कांग्रेस प्रजातंत्रवादी है, तो मिस्टर जिन्ना कह रहे हैं मैं भी प्रजातंत्रवादी हूं। तो प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं एक बार जरा ये देखो कि किस समुदाय में सबसे ज्यादा गरीब है, वो देखें। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीब जो है वो मुस्लिम है, तो आपको उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने हितों के लिए। वो क्या कह रहे हैं, हिंदुओं का बहुत सा प्रतिशत गरीब नहीं है, पर मुसलमानों में अमीर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं में बहुत सारे लोग गरीब नहीं है, पर अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो मुसलमानों को में से अमीर लोग जो है उनको अंगुलियों पर गिना जा सकता है। वो ऐसा कह रहे हैं। सारे देश में मुस्लिम जनता सबसे गरीब है, उन्हें स्वतंत्र भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके बिना कबीले, हरिजन, मुस्लिम मजदूर या किसानों का उद्धार नहीं हो सकता। मिस्टर जिन्ना और उसके साथी जितना ही मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, गुलामी की यंत्रणा उतनी ही बढ़ती जा रही है। उनका निजी समूह कोई भी प्रगति करने से वंचित है। वो कह रहे हैं कि मिस्टर जिन्ना, तुम जिस अभियान को लेकर काम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारे जो जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है जो मुसलमानों का, वो गरीब है, तुम उसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा प्रोफेसर एनजी रंगा साहब मिस्टर जिन्ना की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में डॉक्टर पीके सेन साहब जो कि बिहार से हैं, वो आते हैं। वो अपनी बात को क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। मेरे पहले बहुत से वक्ता इस बैठक में बोल चुके हैं और इसके पहले की बैठक में भी बोल चुके हैं। बहुत से पहलुओं पर पूरी तरह से वाद विवाद हो चुका है। मैं उन पहलुओं पर अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरा ख्याल है ये प्रस्ताव अपनी सभी शाखाओं के साथ उसके पहले पास कर लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है।
कि हम स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पर। जैसा कि आज के वक्ता ने कहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध है, अनिश्चित है और उपहास करता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम संसार में ये घोषित कर दें कि हम अपने कर्तव्य पालन पर दृढ़ है और स्वतंत्र सर्वसत्ता पूर्ण प्रजातंत्र जिसमें अंतिम सत्ता प्रजाजन के हाथ में रहेगी और सभी शक्तियां और अधिकार प्रजा को ही प्राप्त होंगे, ऐसा हमको प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए। मुझे इनमें से कुछ शब्द याद है जिनके साथ माननीय प्रस्तावक महोदय ने भी कहा था, जो मेरे कानों में गूंज रहे हैं। डॉक्टर पी.के. सेन साहब जो कि बिहार से आते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया उनमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, उन शब्दों के बारे में वो कह रहे हैं कि प्रस्तावक महोदय ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो उनके जो शब्द है वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और कौन से शब्द है? उन्होंने कहा ये हमारा निश्चय है, प्रतिज्ञा और समर्पण है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उद्देश्य प्रस्ताव हमारा निश्चय ही है, हमारी प्रतिज्ञा ही है और हमारा समर्पण ही है, ऐसा डॉक्टर पी.के. सेन साहब कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये समर्पण है। हम अभी अपने काम को प्रारंभ ही कर रहे हैं, अभी हमने ड्योढ़ी भी पार नहीं की है। हम लोग ड्योढ़ी में जमा हुए यात्री हैं और जब मंदिर का प्रवेश द्वार पार करने ही वाले हैं। यही वह समय है जब हम समर्पण और आत्मा अर्पण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इस काम को पूरा करना चाहिए जिसका बीड़ा हमने उठाया है। हम पर भारी जिम्मेदारी है और यह उचित है कि ऐसे अवसर पर काम वास्तविक रूप से प्रारंभ करने से पहले हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम योग्य प्रतिनिधियों की शोभा देने योग्य रूप में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और स्वतंत्र सर्वसत्ता प्रजातंत्र के लिए संविधान तैयार करेंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ऐसा डॉक्टर पी.के. सेन साहब का ये स्टेटमेंट है जो आपके सामने रखा हुआ है। अब एस नागता जो कि मद्रास से है, वो अपनी बात को रखने आ रहे हैं। इन सबके संक्षिप्त में ही उद्बोधन है। बड़ा उद्बोधन तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का था, जो विस्तार में एक एक शब्द आपके सामने रखा गया। एस नागता बहुत अलग सी बात कहेंगे और उनकी बात का थोड़ा विरोध भी होगा। बिल्कुल मैं विरोध बताऊंगा किस बात को लेकर विरोध हुआ, और अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ रखा है तो इतिहास की अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो वो आपको बात भी समझ में आएगी कि एस नागता जो बोल रहे हैं उस पर किन लोगों को आपत्ति है, क्या आपत्ति है, उस पर बात करेंगे। एस नागता जो कि मद्रास से आते हैं, वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं अस्थायी सरकार के माननीय उपाध्यक्ष नागता क्या कह रहे हैं? मैं अस्थायी सरकार के माननीय उपाध्यक्ष, किसकी बात कर रहे हैं? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आप लोग जानते हैं 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम जो सरकार बनी थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। तो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं अस्थायी सरकार के माननीय उपाध्यक्ष पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने में बड़े आनंद का अनुभव कर रहा हूं। महोदय, मेरे कुछ दोस्तों ने पहले इस बात पर खेद प्रकट किया कि कुछ लोग यहां उपस्थित नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि जो हाजिर नहीं हुए उनके लिए हमें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। नागता साहब कह रहे हैं कि मेरे से पहले कुछ लोगों ने अपने उद्बोधन में इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि कुछ लोग नहीं आ पाए। नागता साहब कह रहे हैं, अफसोस प्रकट मत कीजिए, हमें अफसोस प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में वे यहां आने के अधिकारी भी नहीं है। क्या बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं आए वो उनके आने के लिए उनका हक भी नहीं बनता, वो नहीं आए तो कोई बात नहीं। वो क्या कह रहे हैं? वास्तव में वे यहां आने के अधिकारी भी नहीं है क्योंकि वे हिंदुस्तानी नहीं है। अब देखना, नागता साहब का जो स्टेटमेंट है उससे भारी हंगामा होने वाला है। वो कह रहे जो नहीं आए मत आओ, उनको अधिकारी नहीं है क्योंकि वे हिंदुस्तानी नहीं है। वे हिंदुस्तानी कैसे नहीं है जरा देखना, क्योंकि वे हिंदुस्तानी नहीं है। वो कह रहे वे हिंदुस्तानी कम और फारसी अधिक है। वे हिंदुस्तानी कम और अधिक है, वे फारसी ज्यादा है, हिंदुस्तानी कम है। वे तुर्क अधिक है, हिंदुस्तानी कम है। वे इसलिए वे विदेशों की ओर देखते हैं और इस देश की आजादी के लिए नहीं देखते। वो कह रहे वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो तो फारसी है, वे तो तुर्क है, इसलिए वो विदेशी है। तो वो हर काम के लिए विदेशों की ओर ही देखते हैं। वो जो हिंदुस्तान को आजाद क्यों करवाएंगे? क्योंकि वे हिंदुस्तानी है ही नहीं। बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात तो अभी स्टार्ट हुई है। जरा देखिएगा, यदि वे सचमुच इस देश की आजादी से दिलचस्पी रखते तो वे यहां आज जरूर उपस्थित होते और इस महान सभा में भाग लेकर देश को आजाद करने में सहायक होते।
मैं समझता हूं हमारे जो दोस्त उन गैर हाजिरों के लिए दुखी है वे चाहे तो बाहर जा सकते हैं। वाह, क्या बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो दोस्त उन गैर हाजिरों के लिए दुखी हो रहे हैं, इतना दुखी क्यों हो रहे हैं यार, खुद बाहर चले जाओ, खुद ही बाहर चले जाओ, ऐसा कह रहे नागता साहब। मैं समझता हूं हमारे जो दोस्त उन गैर हाजिरों के लिए दुखी है वे चाहे तो बाहर जा सकते हैं। अब सुनना, अब सुनना, हम हरिजन और आदिवासी इस भूमि के आदिम और सच्चे पुत्र है। नागता साहब कह रहे हैं कि हम हरिजन और आदिवासी जो है इस भूमि के सच्चे पुत्र है, बाकी सब विदेशी है और हमें इसका शासन विधान बनाने का पूरा हक है। सुनिएगा, तथा कथित स्वर्ण हिंदू भी सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है और वह चाहे तो वे भी जा सकते हैं बाहर। नागता साहब वो कह रहे हैं हम हरिजन, हम आदिवासी इस देश के सच्चे भूमि पुत्र हैं और तथा कथित स्वर्ण हिंदू भी, वे भी हिंदुस्तानी नहीं है, वे भी यहां से बाहर जा सकते हैं। फिर देखिए कोष्टक में लिखा हुआ बाधा, इनको दिखाओ जरा, बाधा को, बाधा दिखाओ, इनको हाईलाइट करके दिखाओ बाधा शब्द को, ताकि मालूम पड़ सके। ये लिखा बाधा, ये कहते ही सदन में एकदम हंगामा हो गया, बाधा उत्पन्न हुई। महोदय, आज हम अंग्रेजों को ये देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो विदेशी है। आज हम अंग्रेजों को कह रहे हैं कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो विदेशी है। तो विदेशी तो बहुत सारे हैं। नागता साहब कह रहे हैं कि विदेशी तो बहुत सारे हैं, उनको भी देश छोड़ के चले जाना चाहिए। कौन विदेशी है? क्या वो मनुष्य नहीं है? वो नागता साहब कह रहे हैं अंग्रेजों को हम देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भाई? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं? किस लिए कह रहे हैं? क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या वह इस देश में रहने का अधिकार नहीं रखते? हम उनसे इसलिए इस देश को छोड़कर चले जाने को कहते हैं कि वह विदेशी है। इसी तरह हम आर्यों को, जो प्रवासी है, देश छोड़ने के लिए कह सकते हैं। नागता साहब कह रहे हैं कि जब आप अंग्रेजों को कह रहे हो कि आप विदेशी है इसलिए देश छोड़ के चले जाओ, तो फिर आर्य भी देश छोड़ के जाएंगे क्योंकि वे भी विदेशी है। नागता साहब कह रहे हैं, मैं नहीं, नागता साहब कह रहे हैं हमें अधिकार है कि हम मुसलमानों से जो इस देश पर हमले करके घुसे थे कह दें कि इस देश से निकल जाओ। इसमें सिर्फ एक बात विचारणीय है, इस देश के स्वर्ण हिंदुओं के जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखो मुसलमान जो है वो हमला करके आए थे, उनको हम कह देंगे कि आप जाओ, पर हम स्वर्ण हिंदुओं को ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो कहेंगे ये जाएंगे कहां, उनके लिए और कोई देश नहीं है। वो देखिए नागता साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें सिर्फ एक बात विचारणीय है, इस देश के स्वर्ण हिंदुओं के जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, केवल यही विचार उनके पक्ष में है। अब हम सब हिंदुस्तानी हैं। वो कह रहे मूलतः लोग तो हम हैं, बाकी सब विदेशी है, सब चले जाओ यहां से। जिस तर्क के आधार पर आप अंग्रेजों को कह रहे हो उसी तर्क के आधार पर सबको जाना चाहिए, ऐसा नागता साहब कह रहे हैं। पर स्वर्ण हिंदू कहां जाएंगे क्योंकि उनके लिए और कोई जगह नहीं है। यही तर्क उनके पक्ष में जाता है, ऐसा नागता साहब कह रहे हैं। अब हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सबको यही सोचना चाहिए, भाईचारे से हम अपने बीच एकता स्थापित करें और शीघ्र अपने देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करें। हम में से कोई भी किसी अन्य या तीसरे का गुलाम नहीं होना चाहते, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। महोदय, ये प्रस्ताव सबको समान अवसर प्रदान करेगा। ये समान अवसर शब्द केवल कानूनी किताब में ही पढ़े नहीं रहना चाहिए, उन्हें कार्य रूप में परिणित होना चाहिए। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि वह देश का शासक है और उसे समझा दिया जाना चाहिए कि वही देश का सच्चा शासक है, ऐसा नागता साहब कह रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें नागता साहब ने कही। मैं जब कभी भी संविधान सभा की बहस की प्रासंगिकता पर जब चर्चा करता हूं तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ ये बात भी साझा करता हूं कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया, कोई व्यक्ति चाहे लाख उसकी आलोचना करे, लेकिन जब तक आप संविधान सभा के सामने किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस दर्द को अगर आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक भारतीय संविधान किन परिस्थितियों में बनाया गया, जब तक आप उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे, तब तक संविधान की खूबसूरती आपके समझ में नहीं आएगी। भारत का संविधान को मैं अक्सर खूबसूरत दस्तावेज कहता हूं, तो इसके पीछे कारण ये है, एक व्यक्ति पूर्ण सुविधाओं के साथ पढ़ता है, आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ पढ़ता है और वो देश की सर्वोच्च परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है। एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की सुविधा के साथ नहीं है,
एक व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अध्ययन करता है, एक व्यक्ति जब पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे हजारों तरीकों से रोका जाता है, इसके बावजूद भी वो पढ़ता है, और जब परीक्षा को जब उत्तीर्ण करता है, सर्वोच्च स्थान जब प्राप्त करता है, तो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि किस में ज्यादा योग्यता है। तमाम सुविधाओं के बावजूद और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस दर्द को महसूस करके ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि संविधान कितना खूबसूरत है। नागता साहब के इन स्टेटमेंट के बाद में वो कुछ और बात कहते हैं। महोदय, हमारी संख्या देश की जनसंख्या का 5वां भाग है। वो जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हमारी संख्या देश की सारी जनसंख्या का 5वां भाग है। किसी प्रजातंत्र देश के लिए यह असंभव है कि यह पंचमास प्रजा की उपेक्षा करे। मेरे जो दोस्त उस सभा स्थल के बाहर है या इस महान असेंबली में भाग नहीं ले रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। उनको सुविधा देने के लिए कांग्रेस बहुत दूर तक गई। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के लोगों को बुलाने के लिए, उनकी बातों को मानने के लिए कांग्रेस बहुत दूर तक उनके साथ गई। वह इस बात को समझ सकते हैं। उनको सुविधा देने के लिए कांग्रेस बहुत दूर तक गई। हम वक्तव्य को स्वीकार करके भी हम वह सभी दे रहे हैं जो वे मांग रहे थे। हमारा यह ध्येय नहीं होना चाहिए कि चूंकि अमुक दल रो रहा है इसलिए हमें उदार बन जाना चाहिए, मुस्लिम लीग रो रही है इसलिए हमको और उदार बन जाना चाहिए और उदार बन जाना चाहिए, ऐसे तो सब लुटा दोगे। वो नागता साहब कह रहे हैं, इसलिए हमें उदार बन जाना चाहिए और वे जो कुछ चाह रहे हैं उन्हें देता जाना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि आप किसी विशेष संप्रदाय को सांत्वना देने में ही लगे हो। नागता साहब कह रहे हैं आप इतनी सहिष्णुता दिखाई है, इतनी उदारता प्रदर्शित की है और अपने हित की परवाह न करते हुए भी देते चले गए। मेरा अब आपसे यही अनुरोध है कि अब सबके साथ न्याय होना चाहिए। अगर आप किसी अल्पसंख्यक जाति को अधिक जगह देते हो तो उससे अन्य अल्पसंख्यकों को भी मांगने की गुंजाइश और अवसर बढ़ जाता है। वो कह रहे हैं इतने आप उदार बन गए हो कि वे लोग मांग रहे आप दे रहे हो, वे लोग मांग रहे आप दे रहे हो, वे और मांग रहे आप और दे रहे हो। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो फिर जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय है उनके भी मांगने के अवसर बढ़ जाएंगे। तर्क में दम है। इस तरह से मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई भी बहुमत सभी अल्पसंख्यकों को संतुष्ट कर सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ संकल्प हो, शक्तिशाली हो और सब संप्रदायों के प्रति न्याय करें। एक संप्रदाय को देते ही रहे ऐसा मत करो। सब संप्रदायों के प्रति न्याय करें। चूंकि एक दल मांगता ही जाता है इसलिए आपको देते ही नहीं रहना चाहिए। क्या बात कही है। देखिए, चूंकि एक दल मांगता ही जाता है इसलिए आपको देते ही नहीं जाना चाहिए। यहां कहा गया, मुझे खुशी है कि पंडित जी ने कृपा करके यह स्वीकार कर लिया है, प्रस्ताव में यह शामिल किया जाएगा कि अल्पसंख्यक, पिछड़े हुए लोग, आदिवासी और कबीलों, दलित वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा वो कह रहे हैं। नागता साहब के स्टेटमेंट से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। वो मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का जो रवैया है, जिस तरह से कांग्रेस उनकी मांगों को स्वीकार कर रही है, उसकी भी एक तरह से आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से देते रहोगे तो फिर अन्य समुदाय भी तो अल्पसंख्यक है, उनकी मांग करने का दावा बढ़ जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं श्री जगत नारायण लाल, ये बिहार से हैं। ये भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और ये भी प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। श्री जगत नारायण लाल, अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए ये एक सुअवसर है कि मुझसे इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा गया। ये तो उचित ही हुआ कि इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने उपस्थित किया, क्योंकि पंडित नेहरू ने ही 1926 में मद्रास कांग्रेस के अवसर पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कराया था। उन्हीं की अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस ने भारत की स्वाधीनता को अपना सिद्धांत बनाया था और सन 1934 में पंडित जी ने ही ये कहा था कि राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से यदि ये स्वीकार किया गया है और ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत की जनता को ही भारत के भाग्य का फैसला करने का अधिकार है। वो कह रहे बहुत अच्छी बात है कि पंडित नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, क्योंकि 1926 में मद्रास में, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में और बाद में 1934 में पंडित नेहरू ही इस प्रकार के प्रस्ताव रखते रहे हैं और 1946 में भी संविधान सभा में उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा जगत नारायण लाल कह रहे हैं, जो कि बिहार से है। फिर वो बात कह रहे हैं कि मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को एक ऐसी प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय
मानता हूं जिसके द्वारा स्वतंत्र भारत की सृष्टि होगी। इस निश्चय के पीछे दृढ़ता है और यह दृढ़ता हमारी इच्छा और हमारा निश्चय है और हमें यह दृढ़ता और इच्छा बल सारे राष्ट्र से प्राप्त हुआ है। वो कह रहा है कि आप आलोचना मत कीजिएगा हमारे संविधान सभा की। हम संविधान सभा के जो लोग एकत्रित हुए हैं वो केवल हम लोग 200 सवा 200 लोग नहीं है, हमारे पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति है और इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद में एक मेंबर आ रहे हैं श्री अलगू राय शास्त्री। इन अलगू राय शास्त्री जी के बारे में आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इनका नाम आगे भी आने वाला है। ये संयुक्त प्रांत से आते हैं और ये एक्चुअली में इनका नाम मैं इसलिए ध्यान से सुनने के लिए कह रहा हूं क्योंकि संविधान सभा में जो हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके जो पक्षधर जो लोग थे उनमें श्री अलगू राय शास्त्री जी का नाम बहुत ऊंचे दर्जे पर है। अलगू राय शास्त्री उन लोगों में से थे जो कह रहे थे कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा है वो हिंदी भाषा में होना चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। श्री अलगू राय शास्त्री जी आज की इस बैठक के अंतिम वक्ता के रूप में आ रहे हैं जो कि संयुक्त प्रांत से हैं। श्री अलगू राय शास्त्री के बारे में कुछ और बात भी बता देता हूं। श्री अलगू राय शास्त्री ने संविधान सभा के उन प्रारंभिक दिनों में ही ये कह दिया था कि जिस भारत को आजाद करने जा रहे हो आप, वो तो अंग्रेजों का भारत है, अंग्रेजों से हम लोग आजाद होने जा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए हमारे यहाँ पर पांडिचेरी भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए हमारे यहाँ पर गोवा भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए हमारे यहाँ पर दमन भी है, दीव भी है। आप लोग जानते हैं कि पांडिचेरी पर अधिकार फ्रांस का था, आप लोग जानते हैं गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों का था। तो गजब के व्यक्ति है अलगू राय शास्त्री जी। वो कह रहे केवल हमको अंग्रेजों से आजाद नहीं कराना है, हमारे उन प्रांतों को भी आजाद करवाइए जो अन्य दूसरे देशों के गुलाम है, जैसे पांडिचेरी, जैसे गोवा, जैसे दमन, वैसे दीव। ये सब बातें तो बात आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 1961 में अचानक हमने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव ले लिया। हमारी संविधान सभा में भी इस पर चर्चा हुई है और इस विषय पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति श्री अलगू राय शास्त्री जी थे। जरा मैं लेके आ रहा हूं, जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं आया हूं और जो हमारे देश के सबसे प्यारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपस्थित किया है। आज कोई हिंदुस्तानी ऐसा अभागा नहीं है जो आज इस सभा और भवन में बैठकर हिंदुस्तान के भावी संविधान को नहीं बनाना चाहता है। वाह! अलगू राय शास्त्री जी क्या कह रहे हैं? हमारे देश के एक प्यारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, देश में शायद ही कोई अभागा व्यक्ति होगा जो इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हो, ऐसा श्री अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इस प्रस्ताव में कई सारी बातें कही गई है। हम जिस स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करते हैं उसमें वह सारे भाग शामिल होंगे जो आज ब्रिटिश इंडिया के नाम से हैं, दुर्भाग्य की वजह से कहे जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया इंडिया नहीं है। वाह, क्या बात कही है। उन्होंने कहा किस इंडिया की बात कर रहे हो? ब्रिटिश इंडिया इंडिया थोड़ी है यार, ब्रिटिश इंडिया के अलावा भी इंडिया है, ऐसा अलगू राय शास्त्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रिटिश इंडिया इंडिया भारत नहीं है। जिस भाग पर, भारत के जिस भूभाग पर आज अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजों की हुकूमत का दौर है, वह सारी भूमि स्वतंत्र भारत राष्ट्र का ना होगा। यही नहीं, ब्रिटिश सत्ता के अंदर जो भी भाग है और जो उसके अंतर्गत है वह भी स्वतंत्र राष्ट्र में शामिल किए जाएंगे। ये हमारी कामना है और इस प्रस्ताव की घोषणा है। यही नहीं, ऐसे भी अंग इस देश के अंदर है जिसके ऊपर दूसरी सत्ता का अधिकार है। सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं जैसे पुडुचेरी, आजकल पुडुचेरी, उस समय पांडिचेरी, गोवा, दमन और दीव, ये अंग जिन पर दूसरी सत्ता शासन कर रही है वह सब भारत के अंग है और हमारी कामना है कि वे सभी अंग स्वतंत्र राष्ट्र में शामिल हो जाएंगे। क्या बात कही है। जो पांडिचेरी, गोवा, दमन और दीव पर बात करने वाले पहले व्यक्ति संविधान सभा में कोई है तो वे श्री अलगू राय शास्त्री जी है, ये ध्यान रखना। उन्होंने कहा ब्रिटिश भारत भारत नहीं है, भारत तो इसके अलावा भी है और जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं वो पुडुचेरी, गोवा, दमन और दीव है। ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर वो कह रहे हैं हमने देखा है कि हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना इस प्रस्ताव में कर रहे हैं जिस राष्ट्र में अन्न, वस्त्र की कमी नहीं होगी, समान रूप से चीजें प्राप्त होगी। कभी कभी हम लोग बात नहीं करते हैं, कभी कभी हम लोग भाषण नहीं देते कि हमारे संविधान निर्माताओं के क्या सपने थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं के क्या सपने थे? अलगू राय शास्त्री जी के इस भाषण में आप देखिएगा वो क्या सपना दिखा रहे हैं। हमने देखा कि हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं
जिस राष्ट्र में अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, समान रूप से चीजें प्राप्त होगी, इसमें हमको एक ऐसे आदर्श की ध्वनि मिलती है जिसमें कहा गया है नो ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड फॉर्म ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। क्या बात कही है, ऐसी समानता का आदर्श इसमें उपस्थित है। भागवत के अंदर जो शब्द राष्ट्र की समानता के लिए है वह इस प्रस्ताव में मिलते हैं, ऐसा अलगुराज शास्त्री जी कह रहे हैं। प्रजा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना राष्ट्र का परम धर्म है। राजा के व्यवहार में प्रजा के लिए समानता होगी, वह हमको इस आदर्श तक ले जाती है। इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है और ना रखा गया है। हमारे संविधान निर्माताओं के क्या सपने थे। 70-75 साल पीछे अपने आप को ले जाकर देखते हैं तो एक ऐसा सपना देख रहे हैं कि हमारे देश में कैसे संविधान का निर्माण होगा, हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो अन्न की वस्त्र की कमी नहीं होगी। और हम लोग देख रहे हैं कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को 2 वक्त का भोजन भी उन्हें नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते हैं। लेकिन अलगुराज शास्त्री जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं उस भारत में लोगों को अन्न भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेगा और सभी लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम करने का अवसर भी मिलेगा। श्री अलगुराज शास्त्री उस भारत की कल्पना कर रहे हैं। जब कभी भी आपको बोलने का कहीं पर भी मौका मिले कि संविधान निर्माताओं का भारत क्या था, संविधान निर्माता किस भारत की कल्पना कर रहे थे, आप इस भारत की कल्पना के रूप में देख सकते हैं। इस प्रस्ताव की यह घोषणा है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। इसके आगे इस बात की भी कल्पना करते हैं कि हम जिस राष्ट्र की स्थापना करने जा रहे हैं, जो स्वतंत्र राष्ट्र हमारा होगा, वह स्वतंत्र राष्ट्र इसलिए नहीं होगा कि वह अपनी सत्ता से एक पृथक राष्ट्र बना लेगा और उसकी दुनिया की भलाई और बुराई से कोई मतलब नहीं होगा। वो क्या बात कह रहे हैं, क्या गजब की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं उस भारत का क्या मतलब है। क्या केवल उस भारत का मतलब है कि एक स्वतंत्र देश बन जाएगा, किसी गुलामी से अलग हटकर एक स्वतंत्र देश बन जाएगा और हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो कहेगा जी नहीं, हमें दुनिया की भलाई और बुराई के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। वो कह रहे हैं दुनिया की भलाई और बुराई से इसका कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि इसमें कहा गया है कि ये महान राष्ट्र अपने प्राचीन उसूल लेकर स्वतंत्र होगा और अपनी उन्नति की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। हमारा राष्ट्र हमारी सारी शक्तियां सारे विश्व के लिए होगी और हम सारे संसार के साथ और मानव जाति की उन्नति के एकमात्र आधार पर, एक समुदाय के आधार पर संबंध स्थापित करेंगे और इससे संसार की सेवा करने के लिए जीवन का उपयोग करेंगे। हम केवल इसलिए आजाद नहीं होना चाहते क्योंकि हम गुलाम हैं, हम बल्कि इसलिए भी आजाद होना चाहते हैं क्योंकि हम संपूर्ण मानव जाति की सेवा करना चाहते हैं। हमारा देश आजाद होगा इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दुनिया की भलाई और बुराई से हमको कोई मतलब नहीं, हमें दुनिया की भलाई और बुराई से भी अपना आपको संबंधित रखना होगा। अगर आप लोग जानते हैं भारत की विदेश नीति की एक आवश्यक विशेषताओं के अंतर्गत यह भी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का पैरोकार कहा जाता है, उसका सूत्रधार कहा जाता है, तो अलगुराज शास्त्री जी की ये जो शब्द है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने अपना दृष्टिकोण जो संकुचित नहीं रखा है, हम मानव जाति का कल्याण करना चाहते हैं। अलगुराज शास्त्री जी की ये शब्द आपको स्पष्ट बता रहे हैं। आगे देखिए, इस प्रस्ताव के पीछे महान आदर्श है जो हमारे सामने रखा है। एक चीज जो सबसे बड़े महत्व की इस प्रस्ताव में है कि हम जिस राष्ट्र को बनाने जा रहे हैं उस राष्ट्र की स्वतंत्रता का जो अपहरण किया गया है उस अपहरण से उसको निकालकर स्वतंत्र बनाएंगे। वह जो स्वतंत्रता हमने हासिल की है उस स्वतंत्रता को हम बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करेंगे। कितनी खूबसूरत बात अलगुराज शास्त्री जी कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, प्रजा जिसकी कामना करे एक ऐसा राष्ट्र, और जब हम सोशल, इकोनॉमिक और आर्थिक इक्वालिटी लोगों को देने जा रहे हैं तो यकीनन वह प्रजा वर्ग का राष्ट्र होगा। वो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की भी बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने इकोनॉमिक और फिर आर्थिक शब्द बोल दिया। सोशल, इकोनॉमिक और आर्थिक इक्वालिटी, यानी इकोनॉमिक में आर्थिक आ गई है, पर शायद वो हो सकता है कि फास्ट में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बोलना चाह रहे हो, पर उनके मुंह से निकल गया सोशल, इकोनॉमिक और आर्थिक इक्वालिटी, यानी रिपीट हो गया ये शब्द। फिर देखिएगा आगे वो क्या लिख रहे हैं, वो आगे हिंदी भाषा पर आएंगे और मोहम्मद जायसी के कुछ स्टेटमेंट को वो लेकर आएंगे। मोहम्मद जायसी परिचित है, पद्मावत जिन्होंने लिखी थी, उनके बारे में भी वो बात करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है, वो कह रहे हैं अलगुराज शास्त्री कि जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें वर्णन है पृथ्वीराज और संयोगिता। समझ गए ना मैं जिस जायसी की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें वर्णन है
पृथ्वीराज और संयोगिता दोनों की राख, दोनों कब्र में है तो दोनों की राखें यानी राख, दोनों की राखें हमारी बात सुनने के लिए ललायत है। वो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज भी सुनना चाहते हैं हमको, संयोगिता भी हमको सुनना चाहती है, दोनों कब्र में है और दोनों की राखें हमको सुनने के लिए ललायत है। लेकिन किस भाषा में? हिंदी भाषा में सुनने के लिए ललायत है। वो क्या कह रहे हैं? दोनों की राखें हमारी बातें सुनने के लिए ललायत है और सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने आए हो, आपकी क्या आकांक्षा है, क्या आदर्श है, यही वह सुनना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि टूटी फूटी अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूं, मगर मुझे लंदन वालों को नहीं सुनाना है। वो क्या कह रहे हैं? इसको हटाओ जरा, इसको हटाओ। वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल सकता हूं, लेकिन मैं इंग्लैंड वालों को सुनाने थोड़ी आया हूं, मैं तो मेरी हिंदुस्तान की जनता को सुनाने आया हूं। क्या कह रहे हैं? मैं मानता हूं कि टूटी फूटी अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूं, मगर मुझे लंदन वालों को नहीं सुनाना है, अपनी भारतीय जनता को सुनाना है। कब्रों में पड़ी हुई कितनी डायनेस्टियां और साम्राज्य दिल्ली के चारों तरफ पुराने मकबरे में वह कब्रें पूछती है, दफनाई हुई हड्डियां पूछती है, तुम यहां क्या करने आए हो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि हम तुम्हारे उन्हीं आदर्शों को लेकर, जिसके कारण बहादुर शाह के बच्चों का खून हुआ, हमारे सन 1857 की क्रांति हुई, और जिन आदर्शों को लेकर सदियों से हमारी जनता के बच्चे, बुढ़े, मर्द, औरतों ने अपने जीवन बलिदान किए, आज हम उन्हीं प्राचीन आदर्शों को लेकर हजार मुश्किलात होते हुए भी आगे बढ़े हुए हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हम अपनी इस पुनित निश्चय में दृढ़ है, अटल है, और कोई भी शक्ति, आगे वाला पन्ना लाओ ना, कोई भी शक्ति हमें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती है, हमें नहीं झुका सकती है। यह हमारा निश्चय है। हमारे सोए हुए बुजुर्गों की रूह है, हमें पुकार कर कहती है, उन्हें उनकी भाषा में सुनाया जाए। आज उनकी यही आकांक्षा है, उनकी यही कामना है। क्या बात कही है उन्होंने? कहा जो हजारों मकबरे हैं, हजारों जो कब्रें हैं, हजारों जो रूहें हैं, वो चीख चीख कर कहती है कि हमें कुछ सुनाओ, लेकिन हमें अपनी ही भाषा में सुनाओ। क्या कह रहे? हमारे सोए हुए बुजुर्गों की रूहें, हमें इनको दिखाओ, बिल्कुल हाईलाइट करके दिखाओ उन्हें। हमारे सोए हुए बुजुर्गों की रूहें हमें पुकार पुकार कर कहती है, उन्हें उनकी भाषा में सुनाया जाए। आज उनकी यही आकांक्षा है, आज उनकी यही कामना है। ये अलगू राय शास्त्री जी आज संकेत कर रहे हैं कि देश की जनता हिंदी भाषा में सुनना चाहती है। ये अलगू राय शास्त्री आगे जाकर फिर हिंदी भाषा के बहुत बड़े पैरोकार बनेंगे हमारे संविधान सभा में। आगे जरा देखिएगा। इसलिए मैंने हिंदी भाषा में आपके साथ ये निवेदन करने की चेष्टा की है, ये प्रस्ताव सर्वथा सब रूप से मानने के लिए लायक है। जयकर साहब ने इस प्रस्ताव को पोस्टपोन करने की बात कही थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी एक इस संदर्भ में प्ली ली थी, इसकी ओर वो इशारा करना चाह रहे हैं। कौन? अलगू राय शास्त्री। हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और इस सर्वाधिरी में पढ़कर हम इस काम को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर भी रेखांकित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्री श्यामा का संबोधन, ये जो कश्मीरी सिल्क का जो प्रस्ताव है उसमें एक टाट का पैबंद है, वो भी रिजेक्ट होना चाहिए। जयकर साहब का प्रस्ताव भी रिजेक्ट होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब का प्रस्ताव भी रिजेक्ट होना चाहिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का भी प्रस्ताव रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसा वही कह रहे हैं अलगू राय शास्त्री जी। जयकर साहब का जो संशोधन प्रस्ताव है वह भी रिजेक्ट होना चाहिए और अधिकृत रूप से मौलिक रूप में प्रस्ताव स्वीकृत हो जाना चाहिए। ऐसा करके अलगू राय शास्त्री जी अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय कहते हैं अब बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए स्थगित होती है। इसके बाद सभा 21 जनवरी 1947 की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें कही, इसको हटाइए। आज हमने बहुत सारी बातें कही। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर विभिन्न विद्वानों के विचारों को हमने जाना। संविधान सभा में जो 2 नए सदस्य आए उनके बारे में भी हमने जाना। संविधान सभा के जो प्रतिनिधित्मक स्वरूप पर जो विचार थे उसको भी हमने जाना। मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई होगी। लगभग 2 घंटे तक चर्चा हम लोगों ने की। हालांकि आज 5 मिनट हम लोग लेट चर्चा प्रारंभ किए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा ही दोष है, क्योंकि मैं 5 मिनट लेट आया आप लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। इनको आपने लिंक भेजा नहीं भेजा? फीडबैक वाला लिंक भेजिए, बार बार भेजिए।
भेज दिया, बार बार भेजिए और भेजिए, मेरे सामने और भेजिए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं और इन चेहरों पर भी इनकी हाँ भी लेना चाहता हूं कि इनको फीडबैक का यस। ये देखिए लिंक आप लोगों को मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो ये अब देखिए 10 बज गई है, 9:59 हो गए हैं, 11 बजे तक ये लिंक जीवित रहेगा। ये जीवित रहेगा मतलब 11 बजे से पहले पहले आपको अपना फीडबैक देना है। कल 226 लोगों के फीडबैक हमको प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब 226 लोग हैं जिन्होंने फीडबैक भर के दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है, जूम पर कितने लोग जुड़े हुए अभी मुझे प्रेजेंट संख्या बताओ जरा। अभी 132 लोगों की संख्या मुझे दिखाई दे रही है। कल 226 लोगों को फीडबैक प्राप्त हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गफलत है। गफलत ये हुई कुछ लोगों ने अपने मित्रों को फीडबैक का जो लिंक है वो शेयर कर दिया है। कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न जो पूछा गया है उसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी सारी बातें हम लोग कल करते हैं। 21 जनवरी 2022 को चर्चा करेंगे, 21 जनवरी 1947 की। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।